दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिमिलैरिटी का अपना लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इसके पहले फर्स्ट लेक्चर बनाया था जो बेसिक लेक्चर था फर्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट के लिए। देन इसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। देन अब हम कुछ थियरम्स कंप्लीट करेंगे। आज मैं आपको बीपीटी थियरम्स कराऊंगा। देन इसके बाद दोस्तों मैं आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कराऊंगा। देन मैं इसके बाद आपको ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, ऐसे मैं 3 थियरम्स कंप्लीट कराऊंगा। देन आ जाएंगे हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। देन 1.2 पे ऐसे धीरे धीरे ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज मेरे साथ आप सब चीजों को कंप्लीट करते जाओ। अब देखो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 9th क्लास में थ्योरम अच्छे से नहीं किया होगा, बट याद रखना 10th क्लास में जब आपका बोर्ड का जब एग्जाम होगा तो उसमें एक थ्योरम तो मिनिमम आपको दिखाई देगा। पहले कभी कभार होता था कि एक थ्योरम आता था और दूसरा थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन के आता था, बट एक थ्योरम आपका आएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि थ्योरम कैसे आता है। क्वेश्चन सर ऐसा थ्योरम लिखा होगा क्या? वहां पे ऐसा थ्योरम नहीं लिखा होगा। आपको ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो लाइन लिखा है ये लिखा रहेगा और आगे लिखा रहेगा टू प्रूफ दैट। आपको खुद से समझना होगा कि ये जो थ्योरम है वो कौन सा थ्योरम है। देन उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा मटेरियल आपको खुद से सॉल्व करना है, डायग्राम सब कुछ आपको बनाना है। अब सर क्या ये लाइन याद करना होगा? तो मेरा यहां पे सजेशन है कि लाइन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस लाइन को समझ लो और समझने के बाद एक बार लाइन को जब आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये बीपीटी थ्योरम है। बस इतने तक ही आपका ये लाइन है। लाइन को कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में कोई आपको लाइन लिखने के लिए नहीं आने वाला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बस आपको उसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा क्या करना है, सॉल्व करना है। सर थ्योरम हमें कितने सारे सॉल्व करने होंगे? दोस्तों 1 बाय 1 मैं आपको बताते जाऊंगा। 6 से 7 थ्योरम जो मैं बताऊंगा बस उतना ही आप करके जाना, उससे ज्यादा अलग आपको कुछ भी नहीं करना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं वहां पे 1 बाय 1। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करूं तो यहां पे 2 पैरामीटर मोस्टली थ्योरम में हमेशा दिखाई देंगे, मतलब बहुत सारे थ्योरम में ऐसे दिखेंगे, मैक्सिमम 90% थ्योरम में इफ दिखाई देगा और इसके बाद आपको दूसरा पैरामीटर एक दिखाई देगा देन। तो दोस्तों इफ के बाद जो भी डेटा होता है वो हमेशा गिवन होता है और देन के बाद जो डेटा होता है वो हमेशा आपका टू प्रूफ होता है। तो थ्योरम में सबसे पहले स्टेप्स क्या क्या आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। गिवन आता है, गिवन के बाद क्या आता है दोस्तों? टू प्रूफ आता है। टू प्रूफ के बाद क्या आता है दोस्तों? कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या आता है दोस्तों? यहां पे प्रूफ आता है। इस तरह से आपके थ्योरम के स्टेप्स है। पहले आपको थ्योरम में गिवन लिखना होगा, देन आपको टू प्रूफ। ये याद रखना ये टू प्रूफ का ही हेल्प लेके हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद आपका आएगा कंस्ट्रक्शन, देन इसके बाद आपका 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 क्या आएगा? प्रूफ आएगा। तो इस तरह से ये सीक्वेंस में हम चीजों को क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करूं तो यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक मिनट। हाँ, इस क्वेश्चन को अगर मैं रीड करूं, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा? मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, मैं इतना बड़ा लाइन नहीं याद कर सकता। तो बीपीटी थ्योरम अगर एग्जाम में आया तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो आपके पास क्या कोई हिंट है? आप बस ये पैरेलल वर्ड याद रखना। अगर पैरेलल वर्ड अगर स्टार्टिंग में आपको दिखाई दिया तो तुरंत समझ जाना, तुरंत दिमाग में रख देना कि समझ ये बीपीटी थ्योरम है। पैरेलल स्टार्टिंग में होगा और लास्ट में प्रोपोर्शन होगा। लास्ट में क्या होगा दोस्तों? प्रोपोर्शन। ये 2 वर्ड पे आपको फोकस करना है। बस 2 वर्ड तो मेरे हिसाब से आप याद कर सकते हो, पैरेलल स्टार्टिंग में, लास्ट में प्रोपोर्शन, बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम में अगर आप देखोगे, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो अपन क्या करते हैं? एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखो यहां पे मैं एक ट्राइंगल बना दे रहा हूं। अब वो क्या बोल रहे हैं? इफ अ लाइन, कोई एक लाइन है पैरेलल टू ए साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसके अंदर कितने साइड्स हैं? टोटल 3 साइड्स हैं। इसके किसी भी एक साइड को क्या है? पैरेलल है। तो देखो यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं दोस्तों। यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा, हाँ, यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लाइन है ये ट्राइंगल के एक साइड को क्या है दोस्तों? पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये कहीं पे भी ये लाइन एक दूसरे को क्या नहीं होगा? इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो यहां पे मैं ले रहा हूं नेमिंग ए, यहां पे मैं ले रहा हूं बी, यहां पे मैं ले रहा हूं सी, और यहां पे दोस्तों पी, और यहां पे दोस्तों क्यू। आप चाहिए तो इसे स्मॉल एल से भी डिनोट कर सकते हो। अब ये होने के बाद कोई मुझे पूछ सकता है कि सर हमारे बुक में तो पी क्यू नहीं है, वहां पे एम एन है। भाई आप कौन सा भी नेमिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद मैंने यहां तक चीजें बना दी। ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है रिमेनिंग साइड पे 2 पॉइंट्स पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। एंड देन द लाइन डिवाइड द साइड, मतलब ये जो लाइन है ये जो साइड है इसको डिवाइड कर रहा है प्रोपोर्शन में, मतलब एपी अपॉन पीबी एंड ए क्यू अपॉन क्यूसी। किस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है? एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी।
सर गिवन क्या होगा? सबसे पहले अपन गिवन लिखेंगे। गिवन में अगर हम लिखने जाए तो गिवन के अंदर दोस्तों क्या लिखेंगे? पहला ही अगर आप देखो ना, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमेशा याद रखना जब भी अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो हमेशा दिमाग में बिठा के रखना भाई कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल दिखाई दिया, पैरेलल क्या दिखाई दिया? पैरेलल, तुरंत समझ जाना कि थियरम कौन सा है? बीपीटी। चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो थियरम हो, पैरेलल अगर दिखाई दिया, पैरेलल अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो बीपीटी। दिमाग में बिठा लो। अब यहां पे बस मैं क्या लिख रहा हूं? पहले सबसे पहले भाई ट्राइंगल का नाम इन ट्राइंगल एबीसी। देन यहां पे आगे लिख रहा हूं, आप चाहिए तो लाइन एल भी लिख सकते हो, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लाइन एल। पैरेलल का भाई सिंबल बना दे रहा हूं, पैरेलल, पैरेलल टू लाइन एल, पैरेलल टू साइड बीसी। टू नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। लाइन एल पैरेलल टू साइड बीसी हमने यहां पे लिख दिया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बुक की तरह लिखना है तो आप लिख सकते हो लाइन एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी ऑन साइड ए बी एट पॉइंट क्यू ऑन साइड ए सी। अगर आपको लिखना है तो लिखो, अदरवाइज इतना गिवन में परफेक्ट है, इससे ज्यादा नहीं लिखोगे चलेगा। अब दोस्तों सेकेंड पार्ट है टू प्रूफ। क्या है सेकेंड पार्ट? टू प्रूफ। अब टू प्रूफ वाला जो हमारा सेकेंड पार्ट है, क्या हम लिखेंगे? एपी अपॉन पीबी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि बीपीटी थ्योरम क्या बोल रहा है। एपी अपॉन पीबी, क्या लिखोगे? एपी अपॉन पीबी इक्वल टू, उस साइड में क्या आएगा? ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो क्या आएगा? ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये भी आपने लिख दिया एपी अपॉन पीबी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये भी परफेक्ट हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों तीसरा आता है कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन हर एक थियरम में नहीं होता, सभी थियरम में कंस्ट्रक्शन हम अपने, बहुत सारे थियरम में हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। कहीं पे अगर हमें कुछ हेल्प चाहिए तो वहां पे हम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें ड्रॉ करना होगा। और जैसे यहाँ पे देखो मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? ज्वाइन पीसी। देन यहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों? ज्वाइन यहां पे क्या करूंगा? बीक्यू। तो यहां पे आप लिख दो ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन कितना इजी है, ज्वाइन सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बीक्यू। यहां तक एकदम मजे के साथ हमारी चीजें कंप्लीट हो गई। गिवन भी हो गया, टू प्रूफ भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, प्रूफ पे। अब किसके ऊपर जाएंगे दोस्तों? प्रूफ पे जाएंगे। और प्रूफ पे हम चीजों को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले प्रूफ पे हम क्या करें? तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। ये ट्रिक अगर आप अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैं इसे 1 लिख रहा हूं, मैं इसे 2 लिख रहा हूं और इसे मैं 3 लिख रहा हूं। बस यहां पे आपको ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2 और ट्राइंगल नंबर 3 पता होना चाहिए। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ट्राइंगल नंबर जो 1 है उसका नाम क्या है? कोई बता सकता है मुझे? ट्राइंगल ए पी क्यू। एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसे प्रॉब्लम हो सकता है कि सर ये ट्राइंगल का नंबर कैसे लिखेंगे। ट्राइंगल नंबर 2 का अगर नेमिंग देखोगे तो भाई ट्राइंगल नंबर 2 यहां से लेके ऐसा है। तो ट्राइंगल नंबर 2 का अगर हम नेमिंग देखना चाहे तो यहां पे ट्राइंगल पी बी क्यू। और ट्राइंगल नंबर 3 हम आपसे पूछना चाहते हैं, ट्राइंगल नंबर 3 हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर आप बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ट्राइंगल नंबर 3 यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा ट्राइंगल नंबर जो 3 है उसका नाम है पी सी क्यू। ट्राइंगल नंबर 3 विच इज इक्वल टू ट्राइंगल पी सी क्यू। परफेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग ये मेरा ट्रिक है, इसे आप दिमाग में बिठा लो। 11 के बाद क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11, उससे एक ज्यादा कर दो 12। 12 के बाद क्या आता है दोस्तों? 13। एंड 13 के में 10 अगर आप प्लस करते हो तो क्या आता है? 23। तो ये मेरा इजी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप अपने दिमाग में बिठा लो। और अगर ये ट्रिक बस आपको पता है तो आप इजीली पूरा का पूरा बीपीटी थ्योरम सॉल्व कर दोगे। अब बीपीटी थ्योरम में देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेप नंबर फर्स्ट में मैं ट्राइंगल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड लूंगा। ट्राइंगल नंबर फर्स्ट का नेमिंग क्या है? देखो 12 लिखा है ना, 12 मतलब ट्राइंगल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड लेना है। फर्स्ट का नेमिंग क्या है? एपी क्यू, वहां पे भी मैंने लिखा है। तो देखो यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू अपॉन, साथ में मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा? 1 के साथ 2 वाला लेना है। तो 2 वाले का नेमिंग क्या है? पीबी क्यू। तो यहां पे क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू।
देन यहां पे समथिंग मुझे कुछ सॉल्व करना होगा, वो मैं बता रहा हूं थोड़ी देर में। देन इसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, 1 3 वाला ट्राइंगल लेना है। 1 3 वाला भी ले रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 वाले का नेमिंग क्या है, APQ। APQ। और अगर मैं 3 वाला ट्राइंगल लूं तो क्या आएगा, PCQ। एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ इक्वल टू समथिंग। और अगर मैंने यहां तक चीजों को लिख दिया, मैं चाहता हूं कि यहां से मैं बाजू में ही और चीजों को मैं सॉल्व करूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा मैं इसको यहां ले रहा हूं, हाँ ठीक है, जिससे मेरे लिए भी अच्छा रहे और थोड़ा सा हम इसको थोड़ा इतना ऊपर तो ले सकते। देन इसके बाद दोस्तों ये दूसरा हो गया, दोनों हो गया। अब तीसरा हमें क्या करना है, 2 और 3 वाला ट्राइंगल लेना है। 2 वाले ट्राइंगल का नेमिंग क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का नेमिंग क्या है दोस्तों, PBQ। क्या नाम है, PBQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 का नेमिंग क्या है दोस्तों, PCQ। क्या नाम है, PCQ। अब यहां पे इसका भी कुछ है। हमने तीनों ट्राइंगल का, मैंने जो ट्री का आपने सर दिया था, हमने तीनों के तीनों चीजें लिख दी है। क्या बात है। अब आपको यहां पे एक जलवा दिखाता हूं। जलवा है, जलवा देखते हैं। जलवा जो आप देखना चाहते हो, यहां पे मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता था पर मैं चाहता हूं कि पहले जलवा दिखा दूं तो आपको चीजें समझ में आएगी। अगर मैं ट्राइंगल 1 और 2 की बात करूं तो डायग्राम ऐसा कुछ बना है, ऐसा है एंड ऐसा कुछ है। ट्राइंगल नंबर 1 यहां पे क्या है, A है, यहां पे क्या है, P है, यहां पे क्या है, Q है, और यहां पे क्या है, B है। और अगर मैं ध्यान से अगर मैं इसे देखूं, अगर मैं बहुत अच्छे से अगर मैं इसे देखूं, तो यहां पे मैंने ट्राइंगल नंबर 1 और 2 ले लिया है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहां पे ड्रिल करने वाला हूं और एक अपने स्कूल का सप्लीमेंट के लिए जो थ्रेड मिलता है ना, उस थ्रेड को मैं क्या करने वाला हूं, एक नॉर्मल सी रस्सी में यहां पे बांधने वाला हूं। और बांधने के बाद मैं इसे ऐसे पकड़ के खींचने वाला हूं, और खींचने के बाद यही मेरा ट्राइंगल इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों। यही मेरा ट्राइंगल, चलो रेड मार्किंग ही दिखाता हूं, यही सेम टू सेम मेरा ट्राइंगल इस तरह से कुछ दिखाई देगा दोस्तों। हाँ, ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहां पे है Q, यहां पे है A, ध्यान से देखना, यहां पे क्या है P, और यहां पे B। मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता, बट मैं यहां पे जो चीजें बता रहा हूं उससे आपका कंफ्यूजन जो है वो 100% आपके दिमाग से निकल जाएगा। अब देखो यही वाले को मैं खींचते खींचते ऐसा रख दिया, यही सेम फिगर को मैं यहां से पकड़ के खींचा तो ये डायग्राम ऐसा हो गया। अब आपने अगर मेरा वीडियो नंबर फर्स्ट देखा होगा, जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर हाइट और बेस अलग अलग है तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर उसका हाइट सेम है तो आंसर बेस में, बेस सेम है तो आंसर हाइट में, और हाइट एंड बेस दोनों सेम है तो आंसर 1:1। आप इस डायग्राम को देख के मुझे बता सकते हो दोनों ट्राइंगल का क्या सेम है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाले ट्राइंगल का ये बेस है और यहां पे कहीं हाइट आएगा, ये वाले ट्राइंगल का ये बेस है, यहां पे कहीं हाइट आएगा। तो मोस्टली अगर मैं बोलूं तो दोनों ट्राइंगल का क्या सेम है, हाइट सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है तो इसका आंसर किस में आएगा, बेस में। तो इसका बेस क्या, AP, और इसका बेस क्या, PB। तो इसलिए यहां पे यही ट्राइंगल यहां पे इस तरह से है तो इसका बेस क्या है दोस्तों, AP अपॉन PB। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, AP, और यहां पे क्या लिखूंगा दोस्तों, PB। सेम अगर आप इस साइड आओ 1 और 3 में, सेम ये लॉजिक अप्लाई करोगे तो यहां पे भी इसका भी हाइट क्या है, सेम है। अगर वहां से देखोगे तो नहीं समझ में आ रहा, पर ऐसा डायग्राम बनाओगे तो समझेगा। तो AQ अपॉन QC, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, AQ अपॉन QC। और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कभी भी अगर कोई भी पैरेलल लाइन के बीच में, अगर आप मेरा पहले के लेक्चर्स देख रहे हो उसके बाद ये देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्राइंगल है, सपोज यहां पे एक ट्राइंगल है, यहां पे एक ट्राइंगल है, सपोज ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो इस ट्राइंगल का पैरेलल लाइन है तो हाइट दोनों ट्राइंगल का सेम होगा। और ये वाला जो ट्राइंगल है भाई वो इस वाले बेस पे बैठा है, और ये वाला भी ट्राइंगल इस वाले बेस पे बैठा है, मतलब दोनों ही ट्राइंगल का बेस भी सेम है। और हाइट और बेस अगर 2 और 3 वाले ट्राइंगल की बात करो तो ये पैरेलल लाइन के अंदर है। पैरेलल लाइन के अंदर है तो समझ जाना उसका हाइट और बेस मोस्टली बहुत सारे केसेस में यहां पे तो सेम ही होगा। तो यहां पे आंसर हम क्या लिखेंगे, 1:1। अब यहां पे रीजन क्या लिखूंगा दोस्तों, यहां पे क्या लिखूंगा, ट्राइंगल्स हैविंग
सेम हाइट। ट्राइंगल का हाइट क्या है, सेम है। यहां पे भी रीजन क्या आएगा दोस्तों, ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट। अब यहां पे भी अगर दोस्तों मैं बात करूं, यहां पे 1:1 आया तो मतलब यहां पे क्या आएगा, ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट्स एंड सेम बेसिस। परफेक्ट। अब इतना पूरा का पूरा होने के बाद सपोज मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं, ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूं ये वाला पार्ट, मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूं, और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे रहा हूं। ओके, मैंने सभी को नंबरिंग दे दी। अब नंबरिंग देने के बाद मैं यहाँ पे चीजों को सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे देखो बॉर्डर दे रहा हूं, बॉर्डर भाई पिंक कलर से दे रहा हूं कि तुरंत लाइट में दिखाई दे बॉर्डर। बॉर्डर के उस पर जा सकते हो पर अच्छे से जाना। अब देखो आपने ये तीनों को सॉल्व किया। अब तीनों को सॉल्व करने के बाद यहां पे अगर देखो, ये देखो 2 1 जा क्या होता है 2, 5 1 जा क्या होता है 5, देखो 1:1 मतलब 1 होता है। 9 1 जा क्या होगा 9। पहले मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल का नेमिंग लिख रहा हूं, इंट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी, ऊपर क्या है पी बी क्यू इक्वल टू। अब देखो यहां पे 1:1 मतलब 1 है। 6 1 जा क्या होगा 6, अगर यहां पे समझो 7 है, 7 1 जा क्या होगा 7, 8 है तो 8 1 जा क्या होगा 8, 9 1 जा क्या होगा 9, 12 1 जा क्या होगा 12, 18 1 जा क्या होगा 18, एसी 1 जा क्या होगा एसी, मार्कर 1 जा क्या होगा दोस्तों मार्कर, बोर्ड 1 जा क्या होगा दोस्तों बोर्ड, खाना 1 जा क्या होगा दोस्तों खाना, नाचना 1 जा क्या होगा नाचना। तो वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीक्यू 1 जा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीक्यू। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीक्यू। अब यहां पे दोनों ही ट्राइंगल का एरिया सेम है। ये मैंने कहां से लिखा, स्टेटमेंट नंबर कहां से लिखा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम, मैं कहां से लिखा हूं फ्रॉम थर्ड से लिखा हूं, कहां से लिखा हूं फ्रॉम थर्ड। और चाहिए तो आप इसे नंबर 4 भी दे सकते हो। अब चाहिए तो ये नंबरिंग जो है ना, इससे अच्छा ये नंबरिंग आप यहां आगे कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखो यहां पे नंबरिंग कर दो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये क्या है थर्ड है, और यहां पे रोमन में फिर थर्ड दे दो, और ये क्या है फोर्थ है। अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, अच्छे से अगर आप देखोगे, तो ये चारों ही स्टेप को अगर आप ध्यान से बहुत इत्मीनान से अच्छे से देखोगे तो देखो ये आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ये आपका स्टेप नंबर सेकंड है, और ये आपका, क्योंकि वो वाले को ही आपने सॉल्व करके ये बनाया, आप अपने अगर बुक में चेक करोगे तो ये वाला स्टेप दिया नहीं है, डायरेक्ट ये स्टेप से। पर आप ये वाला स्टेप लिख के अगर ये स्टेप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। पर मेरा सजेशन है कि ये लिख के अगर ये लिखते हो तो जो पेपर चेक करेगा उसको भी समझेगा कि आप पूरे कॉन्सेप्ट वाइज जा रहे हो। अब अगर आप ये वाला ये वाला ये वाला, मेरा एक मैथ्स में रूल है, भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो भी है, चलो पर मैं दूसरे लॉजिक से भी समझा दे रहा हूं। देखो यहां पे इस वाले और इस वाले में देखोगे एपीक्यू सेम है। अगर ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो ये दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एपीक्यू सेम है, पर बी देखो यहां पे दिख रहा है पीबीक्यू और यहां पे पीसीक्यू, भाई यहां पे अलग एंगल है, यहां पे अलग है, बट ये दोनों जो है दोस्तों, ये जो दोनों है, ये वाले को, ये ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले को भी सेम है। काश ये दोनों अगर सेम हो जाता तो ये पूरा का पूरा रेशियो एक दूसरे को सेम हो जाता है। वेट 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 वेट, देखो पी बी क्यू इक्वल टू पी सी क्यू, यहां पे इक्वल बताया ना मैं, मतलब ये वाला भी पार्ट नीचे वाले पार्ट को इक्वल है, मतलब ये पूरा पार्ट पूरा नीचे वाले पार्ट को क्या है दोस्तों, इक्वल है। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू। ध्यान से अच्छे से देखो, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला सेम था, नीचे वाला वहां पे मैंने इक्वल बताया स्टेप नंबर 4 में, इसलिए पूरा का पूरा रेशियो एक दूसरे को इक्वल हो गया। अब यहां पे ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को इक्वल हुए तो भाई इनके चिंगू मिंगू है ना साथ में,
ये देखो चिंगू मिंगू, तो मम्मी जैसे ही यहाँ पे देखो मार्केट में जाती है तो चिंगू मिंगू कैसे रोने लगते, नहीं नहीं मैं भी चलूंगा। वैसे भाई ये जैसी ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो इनके चिंगू मुंगू का नाम क्या है, एपी अपॉन पीबी। तो यहाँ पे लिख दो इनके चिंगू मुंगू का नाम क्या था, एपी अपॉन पीबी। और जैसी ये चिंगू मुंगू को ये वाली आंटी अपने बच्चों को लेके जा रही है, तो बाजू वाले जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं यार मेरी मम्मी नहीं लेके जा रही है, वो भी रोने लगते प्लीज मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो, तो इनको भी लेके चलना पड़ेगा। तो इनके बच्चों का नाम क्या है, ए क्यू अपॉन क्या है दोस्तों, क्यूसी। हाँ, ये स्टेप मैंने कहां से लिखा, ये रीजन बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके लिए 3 स्टेप देखा, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। और ये वाला स्टेप मैंने कहां से देखा दोस्तों, ये देखो चिंगू मंगू स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से लिखे, दूसरे चिंगू मंगू स्टेटमेंट नंबर सेकेंड से लिखे, एंड देन दोस्तों फिफ्थ। तो यहां पे कभी भी कोई भी थ्योरम प्रूफ कब होता है, जब ये वाला स्टेप इसकी तरह मैच हो जाए। देख लो मैच हो गया कि नहीं हो गया, देखो वहां पे एपी है, पीबी है, ए क्यू है, क्यूसी है, सर मैच हो गया। मतलब हमारा जो थियरम है दोस्तों क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से अगर आप पूरा का पूरा स्टेप सिस्टमैटिक लिखोगे तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से लिखो। आज हम अपना नेक्स्ट थियरम एंगल बाइसेक्टर थियरम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी सिमिलैरिटी लेसन पे सबसे पहला वीडियो बनाया, देन उसके बाद 1.1 एक्सरसाइज पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो मैंने पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दिया। देन उसके बाद मेरा जो लेक्चर आया बीपीटी थ्योरम पे आया, और आज जो मेरा लेक्चर आ रहा है वो आ रहा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। ये हमारे बुक में प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऐसे लिखा है, पर ये एक तरह से थ्योरम है। इसके पहले जब बोर्ड एग्जाम में रूल थे 5 मार्क्स के, लास्ट वाले जो क्वेश्चन आते तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर आया तो 4 मार्क्स में आपको दिखाई दे। तो प्लीज ये थ्योरम अच्छे से करना है, और ये आपके पूरे बुक का जितने भी थ्योरम है उसमें से थोड़ा सा अलग थ्योरम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है ये वो, पर मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत ईजी लगेगा, बिल्कुल आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। चलो सबसे पहले 1 बाय 1 हम चीजों को समझते हैं और बहुत अच्छे से इस थ्योरम को कवर करते हैं दोस्तों। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब सबसे पहले मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पे कोई ट्राइंगल है, तो भाई एक ट्राइंगल बना दिया। अब अगर मैं उस ट्राइंगल को बना रहा हूं तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मुझे रफली अपने हाथ से ही ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से मुझे जैसा ट्राइंगल चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। देखो मैं रफली अपने हाथ से ही ड्रॉ कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब ये ट्राइंगल ड्रॉ करके मैं इसके अंदर बाइसेक्टर बना दे रहा हूं। मैंने ये बाइसेक्टर भी बना दिया। अब यहां पे जो मैंने बाइसेक्टर बनाया तो समझ जाना ये दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम होगा। अगर सपोज ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है, तो देखो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल का मैंने बाइसेक्टर बना दिया ऑफ अ ट्राइंगल, डिवाइड द साइड। मतलब भाई यहां पे नेमिंग भी दे दे रहा हूं। सपोज अगर यहां पे नेमिंग है ए, यहां पे नेमिंग है बी और यहां पे नेमिंग है सी, तो ये जो यहां पे और यहां पे नेमिंग में ई ले रहा हूं। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो बाइसेक्टर है ये क्या कर रहा है, साइड्स को डिवाइड कर रहा है, साइड अपोजिट टू एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। मतलब ये जो साइड को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि एंगल बाइसेक्टर में मर्डर कौन सा साइड हो रहा है, ए अपॉन ई बी। तो यहाँ पे ए बी वाला साइड जो है मर्डर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, ए और फिर कौन से पार्ट में हो रहा है, ई बी। तो यहाँ पे क्या है, ए अपॉन क्या आ रहा है दोस्तों, ई बी। वो उसका जो वैल्यू रिमेनिंग साइड को इक्वल हो जाएगा। रिमेनिंग साइड क्या है दोस्तों, ए सी, और यहाँ पे दूसरा क्या है, ए बी। तो प्लीज ये दिमाग में अपने बिठा लो। अगर सपोज ये डायग्राम अगर ऐसा रहता, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा गया और सपोज यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर एस, मैं आपको क्वेश्चन भी साथ में समझाते जा रहा हूं, तो आप कैसे लिखोगे? अगर इसका आपको थ्योरम का 2 प्रूफ लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? और 2 प्रूफ से ही हम सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पहले मर्डर साइड कौन सा हुआ ये, तो पी एस अपॉन एस आर इक्वल टू ऊपर वाला साइड पी क्यू और नीचे वाला साइड क्यू आर। एक चीज और ध्यान रखना, मर्डर के टाइम पे भाई हमने लेग का ये पीस लिया और फिर ये लिया, तो जब हम साइड लेंगे तो उस टाइम भी पहले ये लेना है फिर नीचे का लेना है। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले यहां पे देखो मैं गिवन लिख रहा हूं। गिवन में क्या आएगा दोस्तों, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। ट्राइंगल का नाम आप कैसे भी लिख सकते हो। देन अगर आप देखोगे कोई भी अगर इस तरह से आपको दिखाई दे
तो उसे हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। जहां पे एरो एक ही साइड में होता है तो ये रे है, तो मैं क्या बोलूंगा, रे। रे का नाम क्या भाई, सी है। रे सी इज द बाइसेक्टर, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। देखो ये किसका बाइसेक्टर है, इस वाले एंगल का, तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे दोस्तों, टू प्रूफ। क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। टू प्रूफ कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये अपॉन ये। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि जिस साइड का पहले मर्डर हुआ है तो ए, और साथ में क्या आएगा दोस्तों, ई बी, इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, रिमेनिंग साइड क्या आएगा, ए सी, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, सी बी। अगर किसी में ऐसा लिख दिया ये अपॉन ये, और पहले ये लिखा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इधर से आ रहे हो तो आपको इधर ही से जाना है दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप सपोज ऐसे जा रहे हो, यहां से जा रहे हो, फिर ये जा रहे हो, तो ऊपर साइड में आप इधर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप यहां से जा रहे हो, फिर ये गए, तो आपको फिर इस पे जाना है, फिर आपको इस पे जाना है, तो याद रखना। तो यहां पे ये भी हो गया। द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कंस्ट्रक्शन। भाई इसका कंस्ट्रक्शन तो बहुत जोरदार है, और प्लीज इसे कोई आंसर की तरह नहीं लर्न करेगा, समझ के पढ़ेगा, समझ के लिखेगा। और समझदार लोगों की जिंदगी में मतलब बहुत अच्छी बात होती है। हमेशा जिंदगी में, लाइफ में समझदार रहा करो। अब यहां पे देखो मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं। सबसे पहले ये भाई साहब को हटाओ यहां से, हो सकता है कि ये बाइसेक्टर वाले भाई साहब को भी हटाना ना पड़े। हमें क्या करना है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है सी से, मतलब सी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कहां से ड्रॉ करना है, पॉइंट बी से। तो देखो मैं यहां से पैरेलल, ये अगर ये ऐसा है तो ये लाइन भी ऐसा जाएगा। अगर ये ऐसा सीधा है तो आपकी लाइन ऐसा सीधा है। बहुत सारे लोग ये कंस्ट्रक्शन रॉन्ग बनाते हैं और इसकी वजह से मार्क्स, अच्छे अच्छे टॉपर्स के मार्क्स चले जाते हैं। अब देखो मैं इस लाइन को ही फॉलो करके, आप यहां से मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने एक ड्रॉ किया, लगभग ये दोनों लाइन मुझे थोड़ा बहुत सीधा दिखाई दे रहा है। अब यहां पे नेक्स्ट बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं कि इसे ज्वाइन करना रहता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं और उनको क्या लगता है उनका डायग्राम सही है। क्या कभी कोई लाइन ऐसे जाके ऐसे टेढ़ी हो जाती है क्या? लाइन हमेशा भाई ऐसा सीधी होती है ना, तो थोड़ा सा ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो यहां से जब मैं लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो आपको ऐसे ही सीधे ही एक्सटेंड करते जाना है। देखो सीधे एक्सटेंड करते जा रहा हूं, और ये जहां इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे डी पॉइंट ले ले रहा हूं। इस तरह से आपका डायग्राम आना चाहिए। अगर इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर इस तरह से डायग्राम नहीं बनाओगे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब देखो मैंने बहुत परफेक्ट डायग्राम बनाया, प्लीज एक बार डायग्राम देख लेना कि मैंने कैसे बनाया। कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं मैंने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। प्लीज घर पे देख रहे हो वीडियो, बोलो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। एक्सटेंड एसी, एसी बोलना नहीं, सीए बोलोगे तो नीचे एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड एसी सो एज टू इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉ अ लाइन, मतलब एक ही लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सीई। किसको पैरेलल ड्रॉ करना है, सीई को। एंड पासिंग, कहां से पास करना है भाई, पासिंग थ्रू पॉइंट कैपिटल बी। कहां से पास करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट कैपिटल बी। एक्सटेंड AC so as it intersect at point, प्लीज बताओ कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट डी। तो ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ऊपर ले रहा हूं। अब इसके बाद टोटल हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में इस थ्योरम को अपने को निपटा देना है। और थ्योरम को हमेशा निपटाते टाइम आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला स्टेप ये याद रखना है, यहां पे लिख दे रहा हूं। देन इसके बाद ये, देन इसके बाद दोस्तों ये, एंड देन दोस्तों इसके बाद बीपीटी को बुला लो। बस अगर ये स्टेप अगर आपने फॉलो किया, जैसे मैंने 12, 13, 23 आपको दिया था, वैसे बीपीटी के लिए ये सेम स्टेप्स है।
यहां पे आपको क्या करना है, अगर आपने ये स्टेप अगर फॉलो किया तो आप आराम से थ्योरम सॉल्व कर लोगे। सी फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल, ए फॉर अल्टरनेट एंगल, जी फॉर गिवन और बीपीटी, बस। अब देखो यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, मैं यहां पे प्रूफ लिख रहा हूं। प्रूफ लिखते टाइम सबसे पहले मैं यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल लिखूंगा, फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल हमने 9th क्लास में पढ़ा था, मैं यहां पे सब चीजें 9th की रिवाइज कराऊंगा। करस्पॉन्डिंग एंगल एक के नीचे एक होता है, उसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। बट अगर सपोज इस तरह से है, अगर ऐसे है तो ये क्या हो गया, ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई करने के पहले लाइन हमेशा पैरेलल होना चाहिए। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, देखो ये दो लाइन है, तो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा, ये वाला एंगल। ये देखो ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसको आएगा, और इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, ACE, और इसका नेमिंग क्या आएगा, CDB। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, एंगल ACE कॉन्ग्रेंट टू एंगल, देखो मैंने लिखा ACE कॉन्ग्रेंट टू एंगल ADB, क्या लिखोगे, सॉरी CDB। यहां पे रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब इसके ऊपर एक कुछ लिखना है, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूं। देन नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मैंने क्या बोला था आपको, अल्टरनेट एंगल मतलब Z, और ये वाला एंगल इसको क्या हो जाएगा, इक्वल। पर यहां पे भाई अपना Z ऐसा दिख रहा होगा, कहीं पे भी अगर डायग्राम में आपको Z दिख रहा होगा तो प्लीज उसे आप अल्टरनेट एंगल में कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप गिरी ट्यूटोरियल के अगर प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मजे के साथ आपका सब कुछ हो जाएगा, और लास्ट में तो पढ़ना पड़ेगा ही, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आपको लॉजिक वाइज मैं चीजों को करा रहा हूं। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको ऐसा कुछ Z दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को क्या है, इक्वल है, और इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अब इस एंगल का अगर नेमिंग की मैं बात करूं तो इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, ये वाला, और यहां पे ये वाला, इसका नेमिंग क्या आएगा, ECB। क्या आएगा एंगल का नेमिंग, एंगल ECB कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इसका नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, CBD। क्या नेमिंग आएगा, एंगल CBD। यहां पे रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल। अब मैं अल्टरनेट एंगल के पहले भी कुछ लिखने वाला हूं, वो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मेन पार्ट हम लिख देते हैं। अब ये होने के बाद मैं थोड़ा सा इधर ले सकता हूं। अब देखो यहां पे ये जैसे ही हो गया, मैं तो चाहता था कि डायग्राम यार अपने साथ रहे, पर यहां पे बहुत बड़ा कंडीशन हो गया, एक जगह नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है ना, एक्सटेंड AC, इसको मैं चाह रहा हूं कि यहां पे लिख देता हूं, तो मेरे को ये पूरा स्पेस मिल जाएगा आगे का सम सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक्सटेंड AC so as it intersect at point D। तो अब देखो यहां से अपना काम इतना बच गया जगह, क्योंकि डायग्राम थ्योरम का मतलब क्या है, डायग्राम सामने होना चाहिए। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे अब देखो CB हो गया, AB हो गया, अब C वाला हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल ACE, यहाँ पे CDB, यहाँ पे ECB, और यहाँ पे CBD, परफेक्ट। अब नेक्स्ट वन, स्टेप नंबर 3, आपको क्या करना है, यहाँ पे गिवन अप्लाई करना है। गिवन मतलब अगर ये बाइसेक्टर है, मैंने बोला था, तो ये भी नहाएगा तो ये भी नहाएगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, ये नाच रहा है तो ये भी नाच रहा है, ये खाना खा रहा है तो ये भी खाना खाएगा, मतलब ये दोनों एंगल सेम है। तो मतलब यहां पे एंगल ACE कॉन्ग्रेंट टू एंगल, ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रेंट, तो इसका नेमिंग क्या आएगा, ECB। और यहां पे रीजन क्या लिखोगे, बाय गिवन। कहां से लिख रहा हूं भाई, गिवन से लिख रहा हूं। और अगर आप तीनों स्टेप को ध्यान से देखोगे, तीनों ही स्टेप को अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये वाले स्टेप को, ये वाले स्टेप को, और स्टेप नेक्स्ट स्टेप ये वाले, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। मतलब यहां पे आपको दिखाई देगा भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, मतलब क्या बाहर होगा, देखो ये देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ACE दिख रहा है, सेम टू सेम ACE यहां पे दिख रहा है, तो भाई ये दोनों भाई है, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ECB दिख रहा है, यहां पे भी देखो ECB दिख रहा है, तो ये दोनों भी भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। बचा क्या,
ये दोनों सेम नहीं है, देखो ये सी डी बी है, बीच में डी है और इसके बीच में बी है, दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कभी मैक्स का रूल है, जो दो टर्म सेम हो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं, तो जो बचा है वो दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल सी डी बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी बी डी, यहां पे जो बचा हुआ एक दूसरे को इक्वल आ गया। और इसका रीजन क्या आएगा, रीजन नंबर फर्स्ट, रीजन नंबर सेकेंड एंड रीजन नंबर थर्ड। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, स्टेटमेंट नंबर फिफ्थ। अभी हमने 9th क्लास में एक लॉजिक पढ़ा था कि कभी भी अगर कोई भी ट्राइंगल है, देखो 9th की भी चीजें यहां रिवाइज होती है, ये ट्राइंगल है, अगर इसके दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड सेम होंगे। अगर ये ट्राइंगल ऐसा हो गया, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड सेम होंगे। तो इसे ही हम क्या बोलते थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, या तो साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल, या तो कॉन्ग्रेंट एंगल एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट साइड। तो अगर सबसे पहले ये आप ध्यान से इसे देखो, सी डी बी कहां है, सी है, डी है, बी है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, सी बी डी, सी बी डी, ये वाला एंगल। ये दोनों अगर एंगल सेम है तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, सेम। तो सबसे पहले ये साइड कौन सा है, सी डी है, यहाँ पे एंगल कौन सा, ये वाला, तो पहले साइड ये ले लो सी बी, कॉन्ग्रेंट टू यहाँ पे कौन सा साइड इक्वल हो जाएगा, देखो ना, ये देखो, ये दोनों ट्राइंगल के ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन से साइड आएंगे दोस्तों, यहाँ पे सी बी, और कौन सा कॉन्ग्रेंट टू क्या आएगा दोस्तों, सी डी। तो यहाँ पे ये भी हो गया, और यहाँ पे क्या लिखोगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना, आईटीटी मत लिखना, रीजन मैक्स में लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, बीपीटी अप्लाई करेंगे। बीपीटी पूरे ट्राइंगल में अप्लाई करना, बड़े वाले ट्राइंगल में। बीपीटी अगर तुम बड़े वाले ट्राइंगल में अप्लाई करोगे तो बड़े वाले ट्राइंगल का नाम है ए बी डी, ए बी डी। और बड़े वाले ट्राइंगल में आपको पता है कि ये लाइन इसको पैरेलल है, मतलब सी जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, डीबी को। और ये अपने को कंस्ट्रक्शन में पता है तो उसका रीजन डाल देना कि सी पैरेलल टू डीबी। कंस्ट्रक्शन में पता चला क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ही हमने ड्रॉ किया। और कभी भी बीपीटी अप्लाई करने के पहले ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अब देखो मैं बीपीटी अप्लाई कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6, बीपीटी अप्लाई करते टाइम आपको मैंने सिखाया था कि अगर सपोज ये ऐसा है, या मैंने इस तरह से बताया था कि अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आंसर आता है। वैसे अगर समझो ये इसको पैरेलल है तो ये अपॉन ये अपॉन ये इसका आंसर आएगा। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, देखो ये लाइन इसको पैरेलल है तो ए ये अपॉन ये, तो मतलब यहां पे क्या आएगा, ए अपॉन ए बी। और उधर कौन सा आएगा दोस्तों, ए सी अपॉन सी डी। तो यहां पे क्या आएगा, ए सी और अपॉन क्या आएगा, सी डी। यहां पे क्या लिखोगे, बाय बी डॉट पी डॉट टी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमें तो लास्ट में थियरम का मतलब क्या होता है कि जो ये दिया है यही लास्ट में आ जाना चाहिए। तो ये आ गया ना सर, ठीक है, चेक कर लो, ए मैच हो गया है, ए बी मैच हो गया है, ए सी मैच हो गया है। तो सर आप डायरेक्ट बीपीटी अप्लाई कर देते तो एक ही स्टेप में सम सॉल्व हो जाता, क्यों इतना बड़ा टेंशन लिया। लास्ट वाला चेक करो, सी डी मैच हुआ क्या, लास्ट वाले ये जो गौर से देखो, ये देखो रेड मार्क करके दे रहा हूं इसको, ये वाले की वजह से मैटर पूरा का पूरा मामला गलत हो गया। अगर यहां सी बी आ गया होता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे सी बी आना चाहिए था, सी बी आ गया होता तो एक ही स्टेप में थ्योरम सॉल्व हो जाता, प्री के मार्क्स 4 मार्क्स सबको। तो यहां पे सी बी लेकर आना है। क्या इसके पहले मैंने कुछ किया है, यस किया है ना, देखो सी डी इक्वल टू सी बी इसलिए किया है। तो मैं यहां पे फाइनली क्या लिखूंगा, ए अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी, और सी डी की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, सी बी। और यहां पे रीजन क्या आएगा दोस्तों, 6 से लिखा और स्टेटमेंट नंबर 5 से लिखा। अब फाइनली अगर आप चेक करोगे तो अपना पूरा का पूरा थ्योरम परफेक्ट आ चुका है। तो इस तरह से आपको अपने थ्योरम को क्या करना है, सॉल्व करना है। लास्ट में कुछ चीजें हैं, देखो थ्योरम का पूरा स्टेप सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल, देन अल्टरनेट एंगल, देन गिवन, देन इसके बाद आपको ये 2 स्टेप उसी से सॉल्व करना है, भाईगिरी सिस्टम से बाहर, देन यहां पे आएगा, देन इसके बाद आपको बीपीटी अप्लाई करना है, अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से ये जो है थ्योरम के स्टेप अपने दिमाग में बिठा लो। अब देखो जहां पे भी आप करस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई करते हो तो उसके पहले एक चीज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी याद रखना कि अगर कहीं पे भी अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे क्या लिखना है। जैसे अगर सपोज ये लाइन
का मैं करस्पॉन्डिंग एंगल ले रहा हूं, तो मुझे पहले ये पैरेलल लिखना होगा, और जिसका मैं सपोर्ट ले रहा हूं उसको मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, सी पैरेलल टू डीबी। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर सी पैरेलल टू डीबी, और ट्रांसवर्सल क्या आएगा दोस्तों, ये वाला। तो ट्रांसवर्सल क्या आएगा, एडी इज अ ट्रांसवर्सल, एडी इज अ ट्रांसवर्सल, हो गया। सेम वैसे ही अगर आप अल्टरनेट एंगल अप्लाई कर रहे हो, तो अल्टरनेट एंगल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सपोज ये जेड है, तो ये जो बीच का लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल होता है। तो सेम ये आप लिखोगे सी पैरेलल टू सी बी, डीबी सेम लिखोगे, देखो सी पैरेलल टू डीबी, और यहां ट्रांसवर्सल का नाम चेंज हो गया, तो ट्रांसवर्सल यहां पे कौन हो गया, सीबी, सीबी इज अ ट्रांसवर्सल। मस्त हो गया। तो यहां पे आपका बीपी थ्योरम 100% सॉरी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने मस्त तरीके से कंप्लीट कर दिया। आज हम पाइथागोरस थ्योरम इस पूरे लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। कैसा, ऐसा कौन सा ट्रिक है सर जिससे हमारे दिमाग में पूरे अच्छे तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम सर बैठ जाए, क्योंकि थ्योरम सर सॉल्व करते टाइम बहुत टेंशन आता है। तो यहाँ पे सभी चीज का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं, पर उसके पहले मैं बता दूं कि लेसन नंबर फर्स्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसमें जितने भी थियरम्स हैं सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहली बात ये है कि सर बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा। अब देखो आपके बोर्ड एग्जाम में ना तो ये लिख के आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लिख के नहीं आने वाला है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो ब्लैक वाली लाइनें दिखाई दे रही ये लिख के आएगा, और आगे लिखा रहेगा टू प्रूफ। तो यहाँ पे आपको खुद समझना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, और आपको पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम की चीजों को फिर लिखना होगा। अब यहाँ पे आप सर इसे मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं, सर आपके पास कुछ ट्रिक है क्या, तो आपके पास आप ये एक ट्रिक ले सकते हो। इनर राइट एंगल ट्राइंगल अगर स्टार्टिंग में लिखा हो, या तो आपको पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, ऐसा अगर दिखाई दिया स्टार्टिंग में तो समझ जाना कि ये क्या है, आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले इनर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो भाई सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल एक बना देता हूं। देखो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल का नेमिंग भी कर दे रहा हूं। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नेमिंग क्या आएगा, ए बी सी, और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल इस पे 90 का मार्क कर दिया। अब ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, गिवन, और गिवन बहुत ईजी है। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ABC, और यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल B विच इज इक्वल टू 90, हो गया। अगर ये 90 है मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल होने के बाद दूसरा स्टेप आता है दोस्तों टू प्रूफ। अब टू प्रूफ का जो सेकंड स्टेप आता है उसको हम कैसे लिखें, आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम मैंने ऑलरेडी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया, तो मैंने बार बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो कैसे मैं अप्लाई करता हूँ, 90 के सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर लेता हूँ, मतलब हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर लूंगा, AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, BC स्क्वायर। तो इस तरह से मैं स्क्वायर लेता हूँ, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन को मैं क्या लिखूंगा, तो यहां पे मैं एक ही कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं। ड्रॉ, यहां पे एक सेगमेंट ले रहा हूं, देखो यहां पे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। तो यहां पे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर, यहां मैं 90 का मार्क ले रहा हूं, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन AC। अब यहाँ पे डॉटेड में दिखाया हूं, आप चाहिए तो डॉटेड नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा भाई, आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिख रहा हूं, ड्रॉ AD, सॉरी BD है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं दोस्तों, AC के ऊपर, AC। और चाहिए तो इसके बाद आपको लिखना है तो A डैश B डैश C, मतलब ये तीनों एक ही लाइन में आ गए, ये आपने लिख दिया। देन इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ पे आना है। किस पे आना है, प्रूफ। और ये जो प्रूफ है ये बहुत मायने रखता है दोस्तों, और इस प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें पूरा का पूरा थ्योरम क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा ये वाला पार्ट मैं ऊपर ले रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे मैं इसके पहले वाले लेक्चर्स में 2.1 जब मैंने प्रैक्टिस सेट पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने कुछ थियरम्स के बारे में थोड़ा बहुत हिंट दिया था। मेरा रीजन क्या था पता है, यही समझाना। वहां पे मैंने एक थ्योरम के बारे में चर्चा की थी, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, सीराट।
सीराट के बारे में मैंने बात किया था, मतलब सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी उसके ऊपर, और आपको मैंने बताया था कभी पे अगर सपोज यहाँ पे एक 90 यहाँ पे एक 90 है तो हम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक में नहीं यूज करते। कब यूज करते हैं? जब हमें इसके साइड के वैल्यूज निकालने हैं। बट अगर मुझे जब ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, सपोज अगर मुझे ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2 के साथ सिमिलर बताना है, उस टाइम पे मैं डायरेक्ट रीजन यूज कर सकता हूं, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल या सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। तो यहां पे आप उसके पहले आपको क्या लिखना होगा? ट्राइंगल का नाम लिखना होगा। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों? एबीसी है, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम। देन अगर आप देखोगे मेजर ऑफ एंगल बी क्या है दोस्तों? 90 डिग्री है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे ये परपेंडिकुलर है, हमारा जो बीडी है दोस्तों वो परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है दोस्तों? एसी को। तो ये बेसिक चीजें आपको स्टार्टिंग में क्या करना होगा? लिखना होगा। देन आप इसके बाद आप सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल आप इजीली क्या कर सकते हो दोस्तों? अप्लाई कर सकते हो। अब देखो अप्लाई करते टाइम आपको सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल का नाम लिखना है। बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों? ट्राइंगल ए बी सी। देन उसके बाद ट्राइंगल नंबर फर्स्ट का नाम लिखना है। ऐसा नेमिंग लिखना इससे मैच होना चाहिए। तो इसका नेमिंग ए से स्टार्ट था, उसका भी ए से स्टार्ट कर रहा हूं। इसके रास्ते में 90 आया था, उसके रास्ते में भी 90 आना चाहिए। मतलब ए बी नहीं, 90 नहीं है भाई, ये 90 थोड़ी ना है, इसका 90 यहां है। तो ए डी बी, तो क्या आएगा? ट्राइंगल ए डी बी। देन ये होने के बाद अब सेकेंड वाला जो ट्राइंगल है दोस्तों, उसे हमें कैसे लिखना है? तो वहां पे हम लिखते टाइम हम ऐसा स्टार्ट करेंगे, जैसे इसका मैंने ए से स्टार्ट किया था, तो वहां पे मैं ए से ही स्टार्ट करूंगा नेमिंग। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ए तो है ही नहीं इस वाले ट्राइंगल में। तो दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, लास्ट वाला इसका सी है तो उसका भी लास्ट का सी बस मैच हो जाए और बीच में 90 आना चाहिए। तो दोस्तों मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूं, ये 90 तो बाजू वाला भी 90, तो बी डी सी। तो इसका नेमिंग क्या आएगा? बी डी सी। और दोस्तों ये तीनों ही ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये 90 और ये परपेंडिकुलर है, अगर यहाँ पे ऐसा है तो हो जाएंगे। और इसका रीजन हम लिखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लिख सकते हो, या तो सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल लिख सकते हो। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहां पे मैंने, और इसको मैं रीजन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं। अब ये रीजन नंबर फर्स्ट हो गया, थोड़ा सा छोटे में लिखो, तकलीफ नहीं होना चाहिए, समझ लो। अब ये होने गया दोस्तों, दो कंपार्टमेंट तैयार करना है। देखो यहां पे मैं एक कंपार्टमेंट तैयार कर रहा हूं, एक इलाका ये है, दूसरा इलाका वो है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? यहां पे पहला वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना दोस्तों एबीसी, उसको पहले वाले ट्राइंगल के साथ ले लो, एडीबी के साथ। और फिर से बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ना दोस्तों एबीसी, उसको फिर से ये छोटे वाले ट्राइंगल के साथ ले लो, बी डी सी। यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैंने कहां से लिखा है दोस्तों? फर्स्ट से लिखा है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम कहां से लिखा है दोस्तों? फर्स्ट से। तो फ्रॉम लिख देना, डायरेक्ट वन मत लिखना, यहां पे फ्रॉम करके लिखना, फ्रॉम फर्स्ट। यहां पे भी आप लिखते टाइम फ्रॉम फर्स्ट लिखना। अब मैंने ये लिखा है, तो इसके बाद का स्टेप देखो, इतना ही स्टेप इस थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो तीनों ट्राइंगल को एक दूसरे से सिमिलर बता दो। सिमिलर बताते टाइम इलाका जो है वो सही रहना चाहिए, नंबरिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर पता चला बी की जगह ए आ गया, डी की जगह ये आ गया, तो रॉन्ग हो जाएगा। अब आप क्या करो, उसके साइड को प्रोपोर्शन में लिखो। देखो इसके साइड को अगर मैं प्रोपोर्शन में लिखूं दोस्तों, तो यहां पे क्या आएगा? ए बी अपॉन ए डी। यहां स्टार्टिंग का 2 लिया, यहां स्टार्टिंग का 2 लिया, देन लास्ट का 2 ले रहा हूं दोस्तों, इसके लास्ट का 2 ले रहा हूं, तो मतलब यहां पे क्या लूंगा? बीसी। और यहां पे क्या लूंगा दोस्तों? डीबी। अब दोस्तों इसका फर्स्ट एंड लास्ट ए सी है, इसका फर्स्ट एंड लास्ट क्या है दोस्तों? ए बी है। सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब ये होने गया दोस्तों, सेम इस पे भी अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए बी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? बी डी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? बी सी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? डी सी। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट ए सी, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट बी सी, सी एस एस टी। अब ये होने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से ध्यान दो, ये पूरे को ध्यान से देखो। इसमें बता दो मुझे कि कौन रिपीट हो रहा है। सर ए बी और ए बी सर रिपीट हो रहे हैं। सर इसमें बता दो, इसमें सर बी सी और बी सी रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है वो वाला साइड अब नीचे लिखो। देखो ये देखो मैं लिख रहा हूं, ए बी अपॉन ए डी, ये रिपीट था। ए डी लिखना होगा क्योंकि ये पूरा डिपार्टमेंट एक साथ आएगा। ए सी, ये विनर, ये डिपार्टमेंट वाले भी लोग हैं। सेम यहां से भी जो रिपीट है भाई, बी सी और डी सी।
ये AC प्रोजेक्ट इन्होंने सबमिट किया, तो ये भी AC भी साथ में चल गए हैं, फायदा हो गया उनको भी। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो AB इंटू AB क्या होगा, AB स्क्वायर, और बाद में AC मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, AD, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो फाइनली ये मिल गया। और इसे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड दे सकते हो। और सेम यहाँ पे आप BC इंटू BC करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, BC स्क्वायर, और यहाँ पे AC मल्टीप्लाई बाय DC। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया दोस्तों, थर्ड। अब आपका ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, यहां पे लिखोगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम मत लिखो, फ्रॉम को भी गायब कर दे रहा हूं। यहां पे देखो क्या लिखना चाहिए, आप यहां से चेक करो। यहां अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है AB और BC को यहां पे दोस्तों प्लस किया है, तो यहां पे आपको मेरे हिसाब से क्या लिखना चाहिए, प्लस करना है। मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे, ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब सेकेंड आप, मैं वहां लिख रहा हूं, इसके जस्ट आप नीचे लिखना। अब आपको इसको ऐड करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड होगा, मतलब AB जो है वो किसको ऐड होगा, BC को। और दोस्तों यहां पे AC जो है, AC मल्टीप्लाई बाय AD प्लस ये किसको होगा, AC मल्टीप्लाई बाय BD, सॉरी BD नहीं है, DC। तो आपको एक चीज तो यहां पे समझ में आएगी, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड होगा और राइट हैंड साइड को ऐड होगा। कभी भी अगर आप एडिशन करते हो तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो ये चीज भी यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब आगे आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो, ये दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये AC है, यहाँ पे AC है, दोनों में से AC कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, AD, और यहाँ से क्या बचा दोस्तों, BC। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, AC। अब देखो ये दोनों में अगर आप देखोगे तो DD कॉमन है, तो आप डायरेक्ट AC लिख सकते हो, या तो यहाँ समझने के लिए देखो ये AD है और दोस्तों ये क्या है, DC है। अगर ये दोनों को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, AC मिलेगा। तो फाइनली इसलिए मैंने यहाँ पे AC लिखा, या रीजन लिखना A', D', C। अब दोस्तों यहाँ पे AC इंटू AC क्या होगा, AC स्क्वायर, तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे AC स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी अपना यहाँ पे सॉल्व हो गया, और इसी के साथ ये थ्योरम अपना सॉल्व हो गया। अगर आप देखोगे तो देखो AC स्क्वायर उस साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है, AB और BC। तो दोस्तों इसी तरह से आपको थ्योरम्स को सॉल्व करना, और इसके पहले के थ्योरम्स को भी मैंने बहुत इजी तरीके से बताया। इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए ये पूरा गिवन डेटा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस आप याद रखना, तीनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर बताना है, देन बड़ा वाला पहले वाले के साथ, बड़ा वाला दूसरे वाले के साथ। देन ये स्टेप तो आपको पहले मैंने सिखाया है, एंड ये एडिशन कैसे करते हैं वो आप यहीं से समझ जाओगे कि भाई एडिट बोल रहा हूँ, ऐड करना है दोनों को, और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आज हम थ्योरम अपना लेकर आए हैं, और थ्योरम का नाम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको BPT थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन वाला थ्योरम, भाई सब कुछ करा दिया है। अब नेक्स्ट बारी है आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम की। दोस्तों इस ट्राइंगल थ्योरम को भी हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे बाकी के थ्योरम्स में मैंने आपको ट्रिक दिया है, वैसे यहाँ पे भी हम चीजों को सॉल्व करेंगे। और आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा आपके एग्जाम में। ये ब्लैक वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये सेम टू सेम बस लाइन आएगा, और आगे लिखा होगा टू प्रूफ। आगे वहां पे ये भी नहीं लिखा होगा कि भाई ये थ्योरम है कि क्या है, आपको खुद समझना है। तो देखो आप कैसे समझोगे, थोड़ा सा हिंट भी बता दे रहा हूं। देखो क्या लिखा है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये देखो ये वर्ड याद रखना। और टू ट्राइंगल्स क्या बोला है, सिमिलर बोला है। रेशियो लिखा होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स, मतलब इनके ट्राइंगल का एरिया का हमें रेशियो लेना है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब उसके साइड्स का हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। अब मैं बताऊंगा करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या होता है। बस इसे स्टार्टिंग में अगर कहीं पे सिमिलर वर्ड आया, जैसे मैंने बोला था पैरेलल आया, तो तुरंत समझ जाना BPT है। अगर वहां पे बाइसेक्टर वर्ड आया तो तुरंत समझ जाना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो ऐसे इसमें सिमिलर वर्ड आया, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये लाइन बस समझ में आया तो समझ जाना कि ये इस टाइप का ट्राइंगल थ्योरम है। अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है दोस्तों, 2 ट्राइंगल। तो फटाफट 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। देखो जल्दी से मैं 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल।
अब देखो दोनों के साइज ऊपर नीचे होंगे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। अब यहां पे इस ट्राइंगल को नेमिंग दे रहा हूं मैं ए बी सी, और इसे दे रहा हूं दोस्तों पी क्यू आर। मैंने नेमिंग भी दे दिया। अब नेमिंग देने के बाद यहाँ पे हमें पहला, कोई भी थ्योरम में पहला जो शुभारंभ होता है वो कहाँ से होता है, गिवन से होता है। तो आपको पहला गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखोगे, वही जो हमें दिया है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब हमारा जो ट्राइंगल एबीसी है दोस्तों, और जो दूसरा ट्राइंगल है, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे को क्या है दोस्तों, सिमिलर है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, टू प्रूफ। टू प्रूफ बहुत अच्छा है दोस्तों अपना। टू प्रूफ कैसे आएगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल, मतलब इनके एरियाज का रेशियो लेना है। मतलब पहले वाले ट्राइंगल को देखो एरिया फॉर्म में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरे वाले ट्राइंगल को दोस्तों लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, अब देखो मैंने दोनों ट्राइंगल को रेशियो फॉर्म में ले लिया, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल इज इक्वल टू भी दे दिया द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसका मतलब ये है कि जब आप ए बी लोगे तो उसके साथ क्या लेना है, पी क्यू लेना है। करस्पॉन्डिंग मतलब बी सी लोगे तो उसके साथ क्यू आर लेना है। और यहां पे अगर ये हस्बैंड है तो भाई उनकी ही वाइफ को लेना है। तो याद रखना फंक्शन में हस्बैंड विथ वाइफ, और उनकी खुद की वाइफ होनी चाहिए। तो ये हस्बैंड है तो इनकी वाइफ ये लेना है, ऐसा नहीं कि ये साइड लेके आप नीचे वाला ले लोगे, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या ले रहा हूँ, ए बी ले रहा हूँ, और नीचे वाला साइड ये ए बी है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पी क्यू आएगा। और याद रखना ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में होंगे क्योंकि ये देखो स्क्वायर लिखा है। देन इसके बाद दूसरा साइड अगर मैं ले रहा हूँ तो बी सी स्क्वायर, और उसके साथ कौन सा आएगा दोस्तों, क्यू आर। और तीसरा साइड कौन सा आएगा, ए सी आएगा, तो क्या आएगा ए सी स्क्वायर। उसके साइड कौन सा आएगा दोस्तों, पी आर। ऐसे आपने तीन साइड्स ले लिए। अब ये लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। ये जो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा रहा हूं आपके बुक में आप चेक करोगे तो ये गिवन में लिखा हुआ है, मतलब वहां पे मिस्टेक है तो प्लीज उसे आप कंस्ट्रक्शन में लिखना, वहां पे गिवन में उन्होंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं दोस्तों, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ किया, समझो AD परपेंडिकुलर ऑन BC, और यहाँ पे PS परपेंडिकुलर ऑन QR। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर। देखो AD परपेंडिकुलर है दोस्तों, किसके ऊपर है, BC के ऊपर है। तो AD परपेंडिकुलर ऑन BC, और दूसरा वाला क्या दोस्तों, PS है। PS परपेंडिकुलर किसके ऊपर है दोस्तों, QR के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, QR। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब आपके माइंड में अपना थ्योरम सॉल्व करते टाइम ये स्टेप्स होने चाहिए। पहला गिवन, पहला क्या होना चाहिए, गिवन। देन इसके बाद सिमिलर। सिमिलर किसको करना है, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल और ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल 1 और 2 को क्या करना है आपको, सिमिलर बताना। तो पहला आपके माइंड में क्या होना चाहिए, गिवन, देन ट्राइंगल सिमिलर, और बाद में दोस्तों बेस इनटू हाइट वाला रूल, और बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये सीक्वेंस में अगर आप जाते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे जाएंगे। सबसे पहले देखो मैं गिवन लिख रहा हूं, प्रूफ। अभी आपके बुक में अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल का एरिया लेके बेस इनटू हाइट लिखा है, वो वाला पार्ट मैं लास्ट में लिखूंगा। हम वैसे भी थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहला पॉइंट में क्या लिख रहा हूँ, जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर है, कौन से ट्राइंगल को सिमिलर है, PQR। तो मैंने पहला, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, थ्योरम का गिवन लिखा। अब इससे मैं दो चीजें लिख सकता हूं, आपको मैंने दो चीजें सिखाई है। दो चीजें मैंने आपको क्या सिखाई है, दो का ग्रुप AB के साथ क्या आएगा दोस्तों, PQ। देन यहाँ पे आएगा BC के साथ क्या आएगा दोस्तों, QR। देन मैंने आपको क्या सिखाया, AC के साथ सिखाया क्या था, PR। देखो AB के साथ PQ, BC के साथ QR, और AC के बाद PR। आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। और इसका रीजन हम क्या लेते हैं, CSST, और इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, गिवन। अब ये लिखा, और एक और पार्ट बस लिख दो दोस्तों। गिवन से आपको 3 स्टेप लिखने हैं। इसके बाद अगर ये पूरा ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आगे जाके ये दोनों ट्राइंगल को क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो वहां पे मुझे 2 एंगल की रिक्वायरमेंट लगने वाली है। तो वो 2 एंगल की रिक्वायरमेंट लगने वाली है दोस्तों। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, और यहाँ पे इसका रीजन क्या आएगा, CA
एस टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये भी हमने लिख दिया। अब आपको गिवन से ये लिखना है। आपके बुक में अगर आप चेक करोगे तो सिस्टमैटिक थ्योरम लिखा नहीं है, पहले वो बेस इंटू हाइट लिए हैं, देन उसके बाद उन्होंने ट्राइंगल को डायरेक्ट सिमिलर बता दिया, देन थर्ड स्टेप में आप चेक करोगे तो वहां पे ये लिखा है और ये पूरा भी नहीं लिखा है, आधा ही लिखा है। अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप दूसरा दिमाग में क्या रखो, ये दोनों को सिमिलर बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का नाम बता रहा हूं, ए डी बी एंड ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, पी एस आर, पी एस क्यू। देखो मैंने ए डी बी लिया और पी एस क्यू लिया, देन स्टेटमेंट नंबर 4 एंड देन स्टेटमेंट नंबर 5। अब थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दूं, हाँ, तो मुझे दिक्कत ना हो लिखने में थ्योरम। अगर आप अब ये दोनों ट्राइंगल को अब मुझे क्या करना है, सिमिलर बताना है। और कभी भी ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए आपको पता है कि दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। चीज नंबर 1, ये देखो भाई ये दोनों एंगल 90 है। अब बोलोगे 90 उस साइड है तो मतलब इस साइड भी है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ए डी बी लिखेंगे, ए डी बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इसका नाम क्या आएगा दोस्तों, पी एस क्यू। क्या लिखोगे, पी एस क्यू, और यहां पे क्या लिखोगे दोस्तों, इच 90। अब ये 90 हो गया, तो दूसरा आप क्या लिखोगे, देखो ये वाला एंगल हमने पहले इसलिए जुगाड़ करके रखा है। आपके बुक में ये डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, आपके बुक में आप देखो ये वाला स्टेप है, पर वहां पे डायरेक्ट ये एंगल लिख दिया है, कहां से आया ये सब नहीं लिखा है, बाजू में रीजन बस गिवन लिखा है। तो ये देखो ये हमने इसलिए ढूंढ के रखा है क्योंकि यहाँ के लिए एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, और ये हमने कहाँ से लिखा है दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर 3 से लिखा है, या तो आप गिवन भी लिख सकते हो क्योंकि हमारा ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए डी बी, वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी एस क्यू को बाय कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे हमारा ट्राइंगल दोस्तों सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे हमारा ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गया, उसके बाद वाला क्या स्टेप है, बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट मतलब आपको देखो इसे अब रफ कर दे रहा हूं, ये 3 स्टेप अगर आप दिमाग में रखोगे तो थ्योरम सॉल्व कर लोगे। इसके बाद आपके दिमाग में आपको क्या रखना है कि अगर दोनों ट्राइंगल दूर दूर है, तो मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 के पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर दोनों ट्राइंगल दूर दूर है और अब आपको अगर एरिया निकालना है तो आप क्या लोगे, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 7, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एबीसी, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर आएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है दोस्तों, बीसी, और हाइट क्या है दोस्तों, एडी। इसका बेस क्या है दोस्तों, क्यू आर, और हाइट क्या है दोस्तों, पीएस। ये वाला स्टेप आपके बुक में फर्स्ट पे किया है, देन उन्होंने ये डायरेक्ट कर दिया है, देन ये वाला स्टेप में बस इतना सॉल्व किया है। हाँ, अब यहाँ पे एक स्टेप और आएगा, मैं ले रहा हूं अभी। अब ये लिखा, हाँ, अब जैसे ही आप इस ट्राइंगल को सिमिलर बता दोगे, जैसे ही आप इस ट्राइंगल को सिमिलर बता दोगे, आप 7 ले लो, इसको 8, तो तुरंत उसके साइड को प्रोपोर्शन में ले लो। किस में ले लो, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में देखो लेते टाइम आपके बुक में 2 ही साइड लिया है, जैसे एडी अपॉन पीएस लिया है और एबी अपॉन पीक्यू लिया है, पर मैं तीनों ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिख दे रहा हूँ एडी अपॉन पीएस, और यहाँ पे डीबी अपॉन एसक्यू, और यहाँ पे एबी अपॉन पीक्यू। यहाँ क्या आएगा, सी एस एस टी। देखो ये ट्राइंगल सिमिलर है, हमें ये लिखने के लिए ये बस ट्राइंगल को सिमिलर बताना पड़ा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे फाइनली अगर मैं बात करूं तो हमारे इस ट्राइंगल में से, इसमें से कौन सा साइड है, बीसी और क्यूआर है, और ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों को गायब करने के लिए वहां पे मुझे क्या लेकर आना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ बीसी स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे बीसी, और यहाँ क्यूआर स्क्वायर चाहिए तो क्यूआर लाना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या करना होगा, ये देखो ये बीसी है, ये क्यूआर है, और ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला इसकी जगह पे क्या लेकर आना है, बीसी और क्यूआर। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर और क्यूआर स्क्वायर। लिखने के लिए तो मैंने लिख दिया, बट मैंने कहाँ से लिखा, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, यहाँ पे रीजन लिखता हूँ, क्यों मैंने एडी अपॉन पीएस की जगह बीसी अपॉन क्यूआर लिखा, ध्यान देना है। देखो ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो ये एडी पीएस दिखाई दे रहा है, एडी पीएस किसको इक्वल है दोस्तों,
किसको इक्वल है, ए बी पी क्यू को। किसको इक्वल है, ए बी पी क्यू को। और ये ए बी पी क्यू दोस्तों किसको इक्वल है, बी सी क्यू आर को। अगर सपोज ये 2 रुपए है तो ये भी कितना होगा, 2 रुपए। ये 2 रुपए तो ये भी कितना होगा, 2 रुपए। तो फाइनली अगर ये एडीपीएस ए बी पी क्यू को इक्वल है तो ए बी पी क्यू किसको इक्वल है, बी सी क्यू आर को। तो मैं ए बी पी क्यू के जगह पे बी सी क्यू आर लिख सकता हूं। अगर ए बी पी क्यू के जगह पे बी सी क्यू आर लिख सकता हूं तो यहाँ पे बी सी क्यू आर आ जाएगा। मतलब मैं एडीपीएस की जगह पे भी दोस्तों बी सी क्यू आर लिख सकता हूं। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड, स्टेटमेंट नंबर 7 चुपचाप से रीजन में लिख दे। स्टेटमेंट नंबर 7, स्टेटमेंट नंबर सेकंड। और डायरेक्ट यहाँ पे बस याद रखना कि यहाँ पे भाई स्क्वायर करना है, इसलिए एडीपीएस की जगह पे बीसीक्यूआर लिखना है। इसलिए हमने ऊपर का स्टेप अप्लाई किया। देखो ये देखो, एडीपीएस एबीपीक्यू को इक्वल है, पर एबीपीक्यू किसको इक्वल है, बीसीक्यूआर। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं ये। देन इसके बाद सिमिलरली आप क्या करोगे, एक आपने फाइंड आउट किया, रिमेनिंग 2 का भी लिख दो। यहां पे लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। यहां पे देखो आपने बीसी का फाइंड आउट किया। फिर से अब सबका ऐसे फाइंड आउट करने मत जाना, इतना ज्यादा मार्क्स नहीं देने वाले हो। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दो सिमिलरली, यहाँ पे क्या आएगा ए बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी क्यू स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये भी हो गया। और लास्ट डायरेक्ट ये लिख दो, डायरेक्ट ये सिमिलरली, मतलब इसी तरह हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मतलब ये। और फाइनली दोस्तों इसके बाद ये तीनों को एक साथ यहाँ पे लिख दो। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा थ्योरम हो गया। थ्योरम कैसे आपके दिमाग में रखना है, सबसे पहले गिवन दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। दूसरा आपको क्या करना है, टू प्रूफ, भाई वहीं से देख के लिखना है। तीसरा कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आए। एंड देन इसके बाद ये जो सॉल्यूशन है, हर थ्योरम में मैंने कुछ ना कुछ आपको ट्रिक दिया है। जैसे बीपीटी में क्या दिया है, कोई कमेंट करके बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे हर एक थ्योरम में कुछ ना कुछ मैंने आपको ट्रिक दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, गिवन से इतने पॉइंट्स लिखो, देन इसके बाद आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताओ, इतने पॉइंट्स हो गए, देन बेस इनटू हाइट अप्लाई करो, तुरंत आंसर आता है। ऑलरेडी मैंने लेसन नंबर फर्स्ट एंड लेसन नंबर सेकंड बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। और लेसन नंबर एंड फर्स्ट एंड सेकंड में जितने भी थ्योरम्स थे सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आने वाले टाइम में जैसे ही आपके यूनिट टेस्ट होंगे उसके पहले मैं आपको प्रॉब्लम सेट भी बना के पूरा का पूरा दे दूंगा। अब यहाँ पे मैं सर्कल लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, पर सर्कल लेसन में सबसे स्टार्टिंग में ही एक थ्योरम है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसके पहले एक और थ्योरम है जिसका नाम है टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम आज तक पूछा नहीं गया है, बट टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम दोस्तों बहुत बार पूछा गया। और ये थ्योरम आपके बुक में फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में है, पर मैं इस थ्योरम को पूरे सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कराऊंगा, बस फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में नहीं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इसे डायरेक्ट भी आपको पूछ सकता है और पूछा भी है बोर्ड एग्जाम ने इसके पहले। तो चलो वन बाय वन इस थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ध्यान से। द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, इतना तो समझ में आ रहा है मुझे। सपोज यहाँ पे एक सर्कल है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया है। अब वो क्या बोल रही है, एक टेंजेंट है, चलो एक टेंजेंट भी बना दे रहा हूँ। कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। देखो यहाँ पे एक टेंजेंट आ रहा है और सेम यहाँ पे से यहां से भी टेंजेंट जा रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलो मैं इसे एरो दे दे रहा हूँ, इसे भी एरो दे दे रहा हूँ। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट को समझो मैंने P ले लिया, यहाँ पे A ले लिया और यहाँ पे दोस्तों B ले लिया। अब जरूरी नहीं कि आपके बुक में जो नेमिंग हो वही मैं नेमिंग लूँ तो आपका आंसर राइट हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। अब देखो जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देखो मैंने सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया, उससे एक्सटर्नल पॉइंट, और वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। और कभी भी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ये क्या होना चाहिए, ये कैसा हो, हमें प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। और इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब देखो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं गिवन में क्या लिखूंगा, जो चीज मुझे पता है। गिवन में क्या लिखूंगा दोस्तों, सेगमेंट PA एंड सेगमेंट PB आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
कौन सा पॉइंट है भाई, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है? देखो सेगमेंट पी एंड सेगमेंट पीबी आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट से ड्रॉ हुआ है? पी से। तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या गिवन है। और भी अगर आपको लिखना है तो सपोज आपने सेंटर ऑफ सर्कल सपोज ओ ले लिया, तो आप लिख सकते हैं कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये भी आप लिख सकते हो। देन इसके बाद दोस्तों टू प्रूफ में क्या आएगा, क्योंकि थ्योरम में ये सब स्टेप लिखना होगा। और आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, बस ये वाली जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ये आ जाएगा और आगे लिखा होगा टू प्रूफ। तो आपको अपना थ्योरम उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अब देखो यहाँ पे टू प्रूफ हमें क्या लिखना है, क्या बोल रहे हैं कि टेंजेंट सेगमेंट अगर मैं कभी भी ड्रॉ कर रहा हूँ एक्सटर्नल पॉइंट से, अब देखो इसका यूज क्वेश्चन में भी होगा। यहाँ से अगर समझो मैंने कोई भी टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किया इस एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों का लेंथ जो होगा दोस्तों, दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, अगर समझो ये नहा के नहीं आ रहा तो ये भी नहा के नहीं आएगा, अगर समझो ये चाउमीन खा रहा है तो ये भी चाउमीन खाएगा, अगर समझो ये नाच रहा है तो ये भी नाचेगा, अगर समझो ये पार्ले जी खा रहा है तो ये भी पार्ले जी खाएगा। अगर सपोज ये सर्कल ऐसा है, टेंजेंट यहां से एक्सटर्नली ड्रॉ किया तो ये दोनों का भी लेंथ सेम होगा। अगर सपोज सर्कल ऐसा है और अगर सपोज ये ऐसा ड्रॉ किया गया तो दोनों का भी लेंथ सेम है। अगर सपोज सर्कल ऐसा है और ऐसा ड्रॉ किया गया तो ये दोनों का भी सेम है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। कभी भी अगर समझो मैंने ऐसा दोनों का सेम बताया टेंजेंट को, तुरंत वहां पे आपको बोलना है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और एक थ्योरम और मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसी के अंदर, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं अभी एक्सरसाइज चालू करूंगा तो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। सपोज ये सर्कल है और ये सर्कल का रेडियस है दोस्तों, और यहां से सपोज एक टेंजेंट पास हो रहा है, ये रेडियस है और यहां से टेंजेंट पास हो रहा है, तो यहां पे हमेशा एंगल दोस्तों 90 का बनता है। और उस एंगल का हम रीजन लिखते हैं टेंजेंट थ्योरम। ये दोस्तों टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, उसका रीजन क्या आएगा? टेंजेंट थ्योरम। कहीं पे भी अगर सर्कल पे कहीं पे भी रेडियस है, आपको पता है सेंटर से जो पॉइंट एंड तक जाता है उसको रेडियस बोलते हैं, और सपोज वहां पे टेंजेंट है तो वहां पे एंगल कितने का आएगा? 90 का, और उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? टेंजेंट सेगमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? टेंजेंट थ्योरम। और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अपना ये है। अब दोस्तों यहाँ पे टू प्रूफ में क्या आएगा? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। ये लाइन भी आपको याद हो जाना चाहिए। मतलब पीए का जो वैल्यू है दोस्तों किसको इक्वल होगा? पीबी को। मतलब यहाँ पे सेगमेंट पीए विच इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पीबी, ये भी आपने लिख दिया। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे दोस्तों? अब देखो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन भी, आपके बुक में ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में है दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम ने 2 साल पहले इसे डायरेक्ट भी पूछा है। बस ऐसा लाइन दे दिया और बहुत सारे बच्चे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में करके गए थे, हो गया कल्याण। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से चीजों को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से फोकस करके पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन आप जब कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन में देखो मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ, दूसरा मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ, और तीसरा मैं दोस्तों इसे ज्वाइन कर रहा हूँ। कितना मस्त डायग्राम हो गया। तो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा ज्वाइन, किसे ज्वाइन करना है? सेगमेंट एओ, सेगमेंट ओबी एंड सेगमेंट ओपी। आपने सभी को ज्वाइन कर दिया। देखो ओए, ओबी एंड ओपी। अब ये ज्वाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों? प्रूफ पे आना है। किस पे आना है? प्रूफ। और प्रूफ होने वाला है बहुत जोरदार। देखो अगर आपने बहुत अच्छे से इस थ्योरम को पहले से पढ़ा है, अगर आपने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ट्राइंगल को किस तरह से कॉन्ग्रेंट बताते हैं, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली मुझे इसको इक्वल बताना है, मतलब ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, नीचे वाला जो ट्राइंगल है, उसे कॉन्ग्रेंट बताना है। और किसी भी चीजों को अगर कॉन्ग्रेंट बताना तो 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है, या तो तीनों साइड ले लो, या तो तीनों एंगल ले लो, या तो देखो यहाँ मैं कॉन्ग्रेंट की बात कर रहा हूँ, सिमिलर होता तो 2 एंगल में भी काम हो जाता, या तो आप 2 साइड 1 एंगल ले लो, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, 2 एंगल 1 साइड ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो एंगल है वो दोस्तों कितने का आने वाला है? 90। यहाँ पे भी 90। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया टेंजेंट थ्योरम। देखो ये रेडियस है दोस्तों और ये टेंजेंट है, तो सबसे पहला वो मैं जोड़ी लिख दे रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंगल। इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों? ओ ए बी। ओ ए बी नहीं है, ओ ए पी है। ओ ए पी इक्वल टू एंगल, नीचे वाले का भी साथ में लिख दे रहा हूं, ओ बी ए। तो ओ बी ए, सॉरी ओ बी पी है, सॉरी ओ बी पी विच इज इक्वल टू दोस्तों 90। यहां पे रीजन क्या लिखोगे? टेंजेंट थ्योरम। अब यहां पे आपने रीजन लिख दिया टेंजेंट थ्योरम। अब आपको क्या करना है दोस्तों? ट्राइंगल का नाम लिखना है, जिन 2 ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट बताना है। ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? ओ ए पी,
देखो ट्राइंगल ओ ए पी, एंड दोस्तों नीचे वाले ट्राइंगल का अगर मैं नेमिंग देखूं तो क्या है, ओ बी पी। क्या है, ओ बी पी। अब हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर थर्ड एंड पॉइंट नंबर फोर, ये तीन चीजों में इस थ्योरम को मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अच्छे से ध्यान से आपको समझना है कि यहाँ पे सबसे पहला मैं क्या लिख सकता हूँ। तो सबसे पहला तो आपके पास ये जोड़ी आपने जो निकाला है कि भाई ये वाला एंगल जो है, एंगल ओ ए पी जो है दोस्तों, वो कॉन्ग्रेंट है कौन से एंगल को, एंगल ओ बी पी को। और यहाँ पे आप रीजन क्या लिख दोगे, फर्स्ट से, मतलब मैंने कहाँ से देखा है, फर्स्ट से। वहां ईस्ट 90 भी लिख सकते हो या फर्स्ट से मैंने लिख दिया। दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, ये देखो ये रेडियस, अगर कोई भी सर्कल है, इस सर्कल में चाहे मैं कितना भी रेडियस ड्रॉ करूं, सभी का जो मेजरमेंट है दोस्तों सेम होगा। तो यहाँ पे इससे ये पता चला कि जो सेगमेंट ओ ए है दोस्तों, आप प्लीज इसके आगे सेगमेंट लिखना, किसको कॉन्ग्रेंट होगा, ओ बी को। और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। क्या लिखोगे, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। अब ये होने के बाद अब तीसरा आप क्या लिखोगे दोस्तों, कॉमन साइड। देखो ये जो ओपी है ना, ओपी ओपी को कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, ओपी कॉन्ग्रेंट टू दोस्तों ओपी। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉमन साइड। अब ये कॉमन साइड हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा दोस्तों, अब ये तीन जोड़ी हमें मिल गई, तो डायरेक्ट आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय, कौन सा टेस्ट आएगा दोस्तों, हमेशा याद रखना कभी भी किसी भी ट्राइंगल में अगर सपोज एक एंगल 90 का है और अगर मैंने इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज का यूज किया है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे एस टेस्ट लिखेंगे, पर उनसे अच्छा है कि मैं यहाँ पे कौन सा टेस्ट सबसे सेफ से टेस्ट है दोस्तों, यहाँ पे अगर ये 90 है और अगर इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज का मैंने यूज किया है, मैंने हाइपोटेन्यूज का यूज किया है कॉमन साइड में और 90 का भी यूज किया है, तो मैं इसका रीजन क्या लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। क्या लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ये भी हो गया। अब ये हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट हो गया दोस्तों। अब इसके बाद मेरे पास फुल पावर है, अगर मेरा ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो मेरे पास इतना पावर है कि मैं इसके किसी भी साइड्स को किसी भी साइड से कॉन्ग्रेंट बता सकता हूँ, किसी भी एंगल को किसी भी एंगल को। पर अपने को क्या चाहिए, पी ए इक्वल टू पी बी चाहिए ना, तो मैं बता सकता हूँ ऊपर वाले ट्राइंगल का जो पी ए है, ऊपर वाले ट्राइंगल का जो पी ए है दोस्तों, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, किससे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाले ट्राइंगल के पी बी से। बस यहाँ पे एक रीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, करस्पॉन्डिंग, ये क्या है दोस्तों, साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कौन सा ट्राइंगल है दोस्तों, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अभी तक आप लिखते आ रहे थे सिमिलर ट्राइंगल, तो इसलिए सी एस टी आपके दिमाग में होगा। बस एक ऐसा थ्योरम है जहां पे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल यूज होता है। और इसी के साथ अपना टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। प्लीज फटाफट इसे आज प्रैक्टिस कर लो, और जिससे आपका ये वाला ही पार्ट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आज हम सर्कल के अंदर थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखने वाले हैं दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में लगातार ये थ्योरम पूछा जा रहा है, पिछले साल भी ये थ्योरम पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और हो सकता है कि ये थ्योरम आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सके, या तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सके, या तो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपको पूछा जा सके। तो मैं यहाँ पे हर एक तरह से आपकी तैयारी कराने वाला हूं। अगर आप नीचे कमेंट करोगे कि सर आप प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम्स जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं 10th के, प्लीज आप बता सकते हो क्या, तो आप नीचे कमेंट करो, तो जरूर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जो थ्योरम लेकर आया हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह लेकर आया हूं, पर बोर्ड एग्जाम फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह बहुत ही कम चांस है पूछने का, क्योंकि पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम्स ने ये थ्योरम पूछा था। डायरेक्ट ये आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से आपको ये लाइन दिया जाता है, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, प्रूव दैट, ऐसा लिखा होगा। आपको तुरंत समझना है कि ये थ्योरम है, और थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे थ्योरम भी आपको सॉल्व करा दे रहा हूं एंड फिलिंग द ब्लैंक्स भी फिलअप करा दे रहा हूं, तो आपका टेंशन ही नहीं खत्म। तो मैं थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइन क्या आएगा दोस्तों, उस लाइन का मतलब समझ लो कि अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब देखो मैं यहाँ पे एक सर्कल ले रहा हूं, अब यहाँ पे उसके अंदर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो क्वाड्रिलेटरल अगर मुझे ड्रॉ करना है उसके अंदर, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो यहाँ पे। और मैं क्वाड्रिलेटरल कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, जरूरी नहीं कि मेरे बुक में जैसा डायग्राम दिया है सेम मुझे ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
कॉर्डिलेटरल मतलब क्या होते हैं, जिनके 4 साइड्स है उसे हम कॉर्डिलेटरल बोलते हैं। तो दोस्तों अगर ये कोई भी कॉर्डिलेटरल है और उसके वर्टाइसिस से अगर कोई भी सर्कल पास हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे साइक्लिक कॉर्डिलेटरल। और साइक्लिक कॉर्डिलेटरल का एक जो प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कॉर्डिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल मतलब क्या होता है दोस्तों, सपोज ये इसका क्या है, अपोजिट एंगल, सामने सामने के एंगल, मतलब मेरे सामने जो है, जैसे आप मेरे सामने हो तो आप क्या हो, मेरे, आप मेरे क्या रहोगे, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कॉर्डिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सपोज मैं यहाँ पे एंगल ए ले रहा हूं, यहाँ पे बी ले रहा हूं, यहाँ पे सी ले रहा हूं, यहाँ पे डी ले रहा हूं। अब दोस्तों हमने डायग्राम बना दिया, क्योंकि थ्योरम के अंदर आपको बस लाइन दिया होगा, वो लाइन आपको पता होना चाहिए। और वो लाइन आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे थ्योरम के लाइंस में आपको मना करता हूं याद करने के लिए, पर इसके याद कर लो, कहीं कहीं पे हमें रीजंस लिखने होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कॉर्डिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। अब यहाँ पे थ्योरम में सबसे पहला स्टेप क्या आता है, गिवन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको डायरेक्ट लाइन देगा तो आपको वो भी सॉल्व करने आना चाहिए, कि फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने आ रहा है मेरे को पता है, पर ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉर्डिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। हमें पता चल गया कि कॉर्डिलेटरल ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक है। देन उसके बाद थ्योरम में सेकंड स्टेप क्या आता है, क्या बात है, सभी लोग सही बता रहे हैं, टू प्रूफ। टू प्रूफ वही है दोस्तों, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कॉर्डिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मींस एंगल, अगर समझो मैं बी ले रहा हूं, बी का अपोजिट एंगल कौन सा है दोस्तों, डी है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री मतलब उनका प्लस 180 आना चाहिए। वैसे सेम एंगल ए का पार्टनर कौन है दोस्तों, एंगल सी इक्वल टू 180। तो ये दो चीजें आपको फाइनली लास्ट में क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। कोई भी कंस्ट्रक्शन इसके अंदर हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली किसके ऊपर आ जाएंगे दोस्तों, प्रूफ पे। अब देखो प्रूफ बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल प्रूफ। देखो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी शायद आपको बताया था, कभी भी कोई भी एंगल, या तो मैं आगे अभी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा, कभी भी कोई भी एंगल अगर सर्कल को एंड तक टच कर रहा है, एंड तक अगर टच कर रहा है, तो यहां पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, जिस एंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ये हमेशा ये सामने वाला जो आर्क है दोस्तों, जो इसका आर्क है, इस आर्क का क्या होगा, जैसे ये एंगल है तो इसके अंदर जो भी आर्क आ रहा है उस आर्क का क्या होगा, वो हाफ होगा। और उसका रीजन क्या होता है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अगर सपोज ये एंगल इस तरह से टच है सर्कल को तो भी चलेगा, तो ये वाले आर्क का। अगर सपोज ये एंगल इस तरह से सर्कल को टच है तो भी चलेगा, बट अगर सपोज ये एंगल ऐसा है तो नहीं चलेगा। सर्कल को एंड तक क्या होना चाहिए दोस्तों, टच होना चाहिए, तो ही आप इंस्क्राइब एंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो एंगल है, सपोज मैं एंगल कौन सा ले रहा हूं, सबसे पहले मैं एंगल बी ले रहा हूं, या तो एंगल ए भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज मैंने एंगल ए लिया, चलो फिलिंग द ब्लैंक्स में उन्होंने क्या लिया है वो हम देख लेते हैं तो अपना सही रहेगा। तो उन्होंने डी वाला एंगल लिया है, मतलब डी और बी के अकॉर्डिंग उन्होंने सॉल्व किया होगा, तो अपने लिए भी दिक्कत नहीं है। तो हम भी डी और बी वाला ही ले लेते हैं, पहला यही जोड़ी ले लेते हैं जो उन्होंने लिया है। तो अगर सपोज मैं ये एंगल ले रहा हूं, ये एंगल, तो ध्यान से देखना, देखो ये सर्कल है, ये एंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी, ये देखो ये जो एंगल है, और ये एंगल देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्या आएगा, बता सकता है कोई। इसके सामने वाला आर्क देखो दोस्तों, ये देखो इसके सामने आर्क, ये देखो आप कलर दूसरा लेता हूं तो आप बता दोगे, देखो इसके सामने ये आर्क है, या तो इसका एंड पॉइंट देखो ए और सी है, तो जो भी आर्क आएगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए है। अगर देखो यहाँ पे एक और पॉइंट इनको मिल गया डी, तो मतलब इस आर्क का नाम क्या आएगा, ए डी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ आर्क ए डी सी। और यहाँ पे आप रीजन क्या डालोगे दोस्तों, रीजन आप डालोगे बाय इंस्क्राइब एंगल थियरम। और आज वैसे भी इंडिपेंडेंस डे है तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हो, पर साथ में लेक्चर्स भी मैं रिकॉर्ड किया ऑलरेडी, मैंने इंजीनियरिंग के 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, बड़े लेक्चर्स, पर सोचा कि 10th वालों के लिए भी कुछ ना कुछ कर दूं, तो इसलिए मैंने बोला कि आज बना ही देता हूं ये भी लेक्चर। तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम हो गया दोस्तों। अब देखो ये वाला एंगल लिया, इसका पार्टनर कौन है दोस्तों, देखो एंगल बी के साथ पार्टनर कौन है, डी। अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं, दूसरा एंगल ए डी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। देखो अब अगर समझो मैंने ये एंगल लिया, क्या नाम है यहाँ पे, ए डी सी,
तो इसके सामने देखो कौन सा आर्क है, इसके सामने अगर आप देखोगे तो कौन सा आर्क है दोस्तों, ए बी सी। कौन सा आर्क है, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। दोनों का ही रीजन, आप टीचर बन जाओ, टीचर जैसे एक ही साथ साइन करती है वैसे आपने दे दिया दोनों का रीजन, एक ही साथ बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब दोस्तों अगर आप अपने प्रूफ में ही देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल डी है, दोनों को यहाँ पे प्लस किया है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें दोनों को प्लस करना है। तो ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए डी सी प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क कौन सा आएगा दोस्तों, ए बी सी। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ऐड, किसको ऐड कर रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो चाहिए तो यहाँ पे आप नंबर दे दो, इसे मैं फर्स्ट ले रहा हूं, इसे हम क्या ले रहे हैं, सेकंड। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, और ऐड कैसे करते हैं, इक्वल के इधर वाला पार्ट ये ऐड हो जाएगा और इक्वल के उधर वाला ही पार्ट ऐड हो जाएगा। अब जैसे ये ऐड हो गया, अब ऐड होने के बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये इसका बाउंड्री पॉइंट है, दोनों में देखोगे तो हाफ हाफ है, तो हाफ बाहर ले लोगे। तो दोस्तों हाफ बाहर लिया तो अंदर क्या है, मेजर ऑफ आर्क ए डी सी प्लस यहां से हाफ बाहर गया तो यहां पे क्या बचा, मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। अब यहां पे ये होने के बाद दोस्तों ये हाफ, हाँ अब देखो ए डी सी, ध्यान से देखना, देखो ए डी सी, दूसरे कलर से बता रहा हूं, हाँ ए डी सी, ए कहाँ है, ए है, देखो डी है, सॉरी ए डी सी मतलब ये, और यहाँ पे कौन सा है, ए बी सी है, देखो ए बी सी ये। अगर मैं दोनों को एक साथ मिलाऊं तो कंप्लीट सर्कल बन जा रहा है। तो और कंप्लीट सर्कल का प्लस कितना होता है आपको पता है, 360 होता है। तो यहाँ पे आप रीजन दोगे कि आर्क ए डी सी एंड आर्क ए बी सी फॉर्म कंप्लीट सर्कल, फॉर्म कंप्लीट सर्कल। अब मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो दोस्तों यहां पे फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 180। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो यहां पे हमें एक एंगल मिल गया दोस्तों, ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी विच इज इक्वल टू 180। अब दोस्तों ये हमें मिलने के बाद सिमिलरली हम ये एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसके आगे आप लिख सकते हो कि सिमिलरली we can prove angle A plus angle C which is equal to 180। तो similarly we can prove angle A plus angle C which is equal to 180। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका थ्योरम दोस्तों क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं दोस्तों, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपका मैं फिलअप करा दूं कि अगर इन केस अगर ये क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में आता है तो वो भी आपको आना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे आप तुरंत बताओगे क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी डी। थोड़ा सा मैं अपना मार्कर का पॉइंट छोटा कर लूं। अब दोस्तों यहाँ पता है एंगल बी प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू 180। अगर मुझे ये फिलिंग द ब्लैंक्स ही भरवाना रहता, एंगल सी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल ए, तो मैं फटाफट आपसे भरवा देता। पर मुझे पता है कि ये क्वेश्चन उस तरह से ही पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे आर्क, देखो ये बस अभी वो मत पढ़ो, बाद में बता रहा हूँ। आर्क एडीसी, सॉरी एंगल एडीसी, एंगल एडीसी के सामने कौन सा आर्क है, एबीसी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। अब यहाँ पे अगर सिमिलरली दूसरा अगर आप निकालना चाहोगे तो ये वाला बाद में आप फिलअप करो। ये बताओ, देखो यहाँ पे आर्क क्या लिखा है, एडीसी। आर्क कौन सा है, ए डी सी। अगर ये आर्क है मतलब एंगल ये, तो एंगल का नाम क्या आएगा, एंगल ए बी सी। अब एंगल ए बी सी हो गया। बाद में फाइनली हम क्या करेंगे, एडीसी और एंगल ए बी सी को क्या करेंगे, प्लस। ये देखो दोनों स्टेप को प्लस किया, ये हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या आएगा ए बी सी और यहाँ पे एडीसी है। बाद में हाफ कॉमन आया, जैसे मैंने सब में सॉल्व किया, यहाँ पे भी ए बी सी, ध्यान देना अच्छे से। देन दोस्तों यहाँ पे ये दोनों का प्लस, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट सर्कल, मतलब ये दोनों मिला के कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो रहे हैं। देन फाइनली इससे हमने क्या किया, 180 आया। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू, सिमिलरली वी कैन प्रूव विच इज इक्वल टू 180। अब दोस्तों यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स बचा है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आर्क, यहाँ पे अगर लिखा है इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब एंगल लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पे इंटरसेप्टेड बाय आर्क लिखा है,
तो आर्क लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एंगल आएगा। तो एंगल इसमें आर्क अगर वहां लिखा है तो एंगल कौन सा बचा, ABC। तो ये, और अपने बोर्ड एग्जाम में अगर ये वाला लाइन नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि उसकी जगह पे मैं थियरम्स लिख रहा हूँ, वहां पे मैं रीजंस लिख रहा हूँ। देखो बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम तो भी चलेगा। तो पर बोर्ड एग्जाम में अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन दिया तो ऐसा प्रूफ करना है, और अगर फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में बोला तो इस तरह से फिलअप करके आपको पूरा का पूरा फिर से लिखना है। तो दोनों तरीका मैंने बता दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपने अभी तक पूरे के पूरे थ्योरम्स तो देख लिए होंगे। मैं आपको इन शॉर्ट फिर से एक बार सभी चीजें आपके दिमाग में बिठा देना चाहता हूं कि दोस्तों 10 बार में से 8 बार हमेशा ये तो फिक्स है कि जितने अभी तक आपने थ्योरम्स देखे हैं, और एक आध थ्योरम अभी और बता रहा हूं, बस उसमें से ही थ्योरम आपको पूछे जाते हैं। बट पिछले बार भी एग्जाम में देखा गया कि ऐसा थ्योरम पूछा गया था जो उसके पहले कभी पूछा नहीं गया है। तो इसलिए मैं आपको एकदम शॉर्ट रिवीजन आने वाले 5 से 10 मिनट में बाकी के सभी थ्योरम का दे दूंगा। अगर आपने इतने थ्योरम फटाफट देख लिए तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि यार थ्योरम कभी जैसे डिफिकल्ट आ जाए तो साथ में आपको इजी क्वेश्चन आ जाता है। बट अगर आपने ये सब पूरे फटाफट फटाफट थ्योरम्स अपने दिमाग में बिठा के रखे तो आप कुछ तो कुछ लिख के आओगे। तो इसलिए रिस्क मत लो, आगे की थ्योरम भी देख लो। इन शॉर्ट आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले आपको थ्योरम्स करना चाहिए बीपीटी, जो हमने करवा दिया। बाद में आपने पाइथागोरस थ्योरम कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम भी आपने कवर कर लिया। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल भी आपने कवर कर लिया। एंगल बाइसेक्टर भी आपने कवर कर दिया। ये सब मेन थ्योरम्स है, मतलब जो मोस्टली पूछा जाता है। देन इसके बाद आपने ये कवर करने के बाद टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कवर कर लिया होगा। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कवर करने के बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला थ्योरम कवर किया। ये 2 साल लगातार बोर्ड एग्जाम ने पूछा हुआ थ्योरम है। तो ऐसे अगर आपने ये पूरे के पूरे थ्योरम्स कवर कर लिए, बट कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जो बोर्ड एग्जाम, जैसे पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम ने एक थ्योरम पूछा था जो प्रीवियस ईयर्स में ज्यादा पूछा ही नहीं गया था। तो पर ये थ्योरम में से ज्यादा चांसेस रहता है। पर अगर ये थ्योरम में से अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया तो ये समझ के चलना कि जो क्वेश्चन है वो बहुत मतलब यहाँ पे थ्योरम अगर इसमें से पूछा गया तो हो सकता है साथ में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर थ्योरम अगर डिफिकल्ट पूछा जाए तो क्वेश्चन इजी रहेगा। और कभी कभी एग्जाम में मोस्टली एक ही थ्योरम पूछा जाता है, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है, और 4 मार्क्स का एक काम आपका थ्योरम भी कर देता है। पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एग्जाम के अंदर 2 थ्योरम आ जाते हैं। ऐसे हुआ एग्जाम में कि एक आपको 4 मार्क्स का थ्योरम और एक 3 मार्क्स में थ्योरम। तो थ्योरम ही आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जैसे ये देखो, ये ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। अगर बहुत सारे बच्चे सब कुछ करके जाते हैं, गलती से अगर ये पूछ लिया तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है। देखो ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे तो ट्रांसवर्सल, देखो ये 3 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो आप सबसे पहले लिख दोगे कि लाइन एल, लाइन एम एंड एन आर पैरेलल टू ईच अदर है। देखो यहाँ पे गिवन में लिखा T1 एंड T2 आर दी ट्रांसवर्सल। बस इतना लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। प्रूफ क्या करना है हमें पता है, हम सम सॉल्व किए, ए बी अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये हम लेंगे जस्ट। और दोस्तों इसको प्रूफ करना बहुत सिंपल प्रूफ है यार, बीपीटी बस अप्लाई कर देना है। देखो एक कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं ज्वाइंट, फिर इसके बाद क्या करना है पता है, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाले ट्राइंगल में बीपीटी अप्लाई कर दो। ये वाले ट्राइंगल में जब आप बीपीटी अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे पैरेलल है, तो ए बी अपॉन बी सी आएगा, और क्या आएगा, पी डी अपॉन डी सी। और सेम फिर आपको बाजू वाले ट्राइंगल पे बीपीटी अप्लाई करना है, ये वाले में, तो क्या आएगा, पी डी अपॉन डी सी और पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो देखो ये देखो, और फिर अगर आप ये दोनों को ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। तो दोस्तों ये देखो, ये पीडी सेम है तो ये गायब हो जाएंगे, तो ये वाला पार्ट इसको इक्वल हो जाएगा। तो देखो फाइनली आप बस इतना ही लिखना। देखो डायरेक्ट आप ये लिख देना कि ए बी बी सी, ये डायरेक्ट, ये वाला स्टेप आप मत लिखना। देखो ये दोनों भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू किसको हो जाएगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर हो गया। तो भाई ऐसे जो कुछ थ्योरम्स आप नहीं करके जा रहे हो, अपने दिमाग में इस तरह से बिठा के जाओ कि भाई अगर पूछा तो हमको पता होना चाहिए। जैसे ये वाला पार्ट है, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको 100% देख के जानी चाहिए, और ये सब के बारे में आपको आइडिया तो होना चाहिए। जैसे ये देखो क्या लिखा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन। ये हमने आपको याद होगा ज्योमेट्रिक मीन के सम में हम क्या बोलते थे, एक 90 यहाँ पे, एक 90 यहाँ पे, तो उसका डायग्राम आप उसी तरह से याद रखना। देखो अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर, देन 2 ट्राइंगल्स फॉर्म, 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आर सिमिलर टू ओरिजिनल वन, मतलब जो अपना ओरिजिनल ट्राइंगल है उसको। तो इस ट्राइंगल का देखो नाम लिखा होगा, देखो यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल का नाम क्या लिखा है, एडीबी। एडीबी किसको सिमिलर है, ओरिजिनल वाले को, मतलब बड़े वाले को। फिर ये दूसरा वाला किसको सिमिलर है, ओरिजिनल वाले को, मतलब बड़ा वाले को। और फिर क्या होगा दोस्तों, ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे, मतलब देखो ये वाला बड़े वाले को, ये वाला बड़े वाले को, ये दोनों आपस में भी हो गया। और गिवन में वही लिखोगे 90 वाला। अब इसका प्रूफ तो बहुत सिंपल है दोस्तों। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये छोटा वाला, ये देखो ये वाला
छोटा वाला बड़े वाले के साथ ले लोगे, ये छोटा वाला बड़े वाले के साथ। प्रूफ के दो ही स्टेप्स है, एक 90 और दूसरा दोस्तों कॉमन एंगल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका नेमिंग भी देखोगे ना, तो ए कॉमन है। तो देखो यहाँ पे कॉमन एंगल लिया होगा ए वाला, देखो ना, ये देखो ए का नेमिंग कैसे लिखा है छोटे वाले में। देखो छोटे वाले ट्राइंगल में ए का नेमिंग कैसे लिखा है, ये एंगल ए है ना, तो क्या लिखा है DAB। और वही बड़े वाले में अगर मैं ए का नेमिंग लूँ तो बड़े वाले ट्राइंगल में क्या आएगा CAB। तो देखो यहाँ पे देखो CAB, उन्होंने BAC लिखा है, दोनों सेम ही है। और दूसरा क्या है ईच 90। भाई ये देखो यहाँ पे बड़े वाले, ये देखो छोटे वाले में भी 90 है, बड़े वाले में 90, तो ये दोनों भी है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए ए टेस्ट से। सेम वैसे ही आपका अगर ये ले रहे हो, देखो ये वाला सेकेंड वाला ले रहे हो बड़े वाले से, तो सेम रूल, कॉमन एंगल कौन सा कॉमन इससे में आएगा C, देखो बीच में C होगा। और दूसरा कौन सा आएगा 90 का एंगल, तो 90 का। तो ये सब देख के जाना चाहिए कि कभी कभार कहीं पे भी 100% अपनी ओर से तैयारी होना चाहिए दोस्तों। आप तो नीचे कमेंट की बरसात कर दो। अब देखो ये दोनों भी सिमिलर हो गए। अब भाई अगर ये वाला इसको सिमिलर हो गया तो वही भाई भाई भाईगिरी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, अपने आप आपको आगे का मिल जाएगा। देखो ये वाला और ये वाला, तो अगर आप देखोगे तो दोनों में रिपीटेड कौन सा ABC, तो ABC को गायब कर दो, तो मतलब ये वाला इसको अपने आप सिमिलर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे नीचे लिखा होगा, दिखाई दे रहा आपको। और इसलिए और डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि तीनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये ज्योमेट्रिक मीन के थ्योरम का प्रूफ तो बहुत सिंपल है, इस तरह की चीजें पूछी नहीं जाती एग्जाम में, ये भी इतना पूछा नहीं जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए। कभी कभार पूछ लिया तो 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया, तो ये बहुत सिंपल सा है। देखो थ्योरम की लाइन से भी आपको समझ में आ रहा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ऐसे वर्ड आया तो समझ जाना भाई ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है। तो आपको डायग्राम तो पता है सभी को ज्योमेट्रिक मीन वाला, और इसका आपको प्रूफ भी पता है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे गिवन प्रूफ लिखा नहीं, पर आपको पता है गिवन तो आप इन ट्राइंगल राइट एंगल वो सब लिख दोगे, हाइपोटेनियस। देखो प्रूफ में आप क्या लिखोगे आपको पता है, ये वाले का हम क्या लेते हैं स्क्वायर, और यहाँ से देखो जिन्होंने जो प्रूफ किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे PS मल्टीप्लाई बाय SR लेंगे, और या तो आप SR अपॉन PS ले लोगे तो भी चलेगा, मतलब मल्टीप्लाई PS ले लोगे तो भी चलेगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर है, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। अब देखो ये QS किसके अंदर का साइड है, PS, और यहाँ पे SR है, तो कौन सा है QSR ये वाला, और PSQ, मतलब ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल को सिमिलर होता है। हमने ऊपर ही पढ़ा सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर यहाँ 90 यहाँ 90 है तो ये वाला इसको, ये वाला बड़े वाले को, ये वाला बड़े वाले को, आपस में सब एक दूसरे को सिमिलर है, तो ये वाला इसको भी सिमिलर होगा। क्योंकि देखो QS अगर आप देखोगे PS इसका साइड है और SR इसका, तो ये दोनों सिमिलर है, तो ये आप डायरेक्ट रीजन सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल जो हमने ऊपर पढ़ा। अब ये बीच के स्टेप्स आप याद ही मत रखो, डायरेक्ट ये याद रखो, और इसके अकॉर्डिंग आप ऊपर का स्टेप्स लिखो, ये तो आपको पता है। देन इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, ये देखो जो QS है देखो ना, मल्टीप्लाई होगा तो ही यहाँ पे स्क्वायर होगा, और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या लिख दो PS, और यहाँ पे क्या लिख दो SR, या तो आप ट्राइंगल से भी देख के लिख सकते हो। देखो QS के नीचे क्या है PS है, और देखो यहाँ पे QS, यहाँ पे अगर आप QS देखोगे तो यहाँ पे क्या SR है, बस हो गया, इतना लिख दोगे समझेगा। हाँ यहाँ पे उसके साइड को लिख सकते हो CSST। अब देखो दोस्तों, हाँ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बट अपने बुक में अब दिया है उन्होंने, बीच में बस इसका सम दिया था, पर अगर आप जाके अभी अपना बुक देखोगे तो उसके अंदर उन्होंने थ्योरम को प्रूफ करके दिया है, और बहुत सिंपल सा है। तो ये वाला थोड़ा सा अच्छे से करके जाना। देखो क्या लिखा है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्राइंगल स्टार्टिंग में दिया होगा, बट इसके अंदर बाय, और इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा पता है, लास्ट में दिया है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो ये एक आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा। कभी भी लास्ट में राइट एंगल ट्राइंगल आया तो समझ जाना भाई ये कन्वर्स है। और इसमें बहुत सिंपल सा फंडा है, 2 ट्राइंगल बनाना होता है। देखो गिवन में क्या लिख रहा हूँ, जो हमको गिवन है, हम ये देखो बोल रहे हैं ना इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, देखो स्क्वायर ऑफ द साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, मतलब इसमें से जो इसका स्क्वायर है AC का स्क्वायर है वो किसको इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, जो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं AB और BC को, ये पता है। और यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है दोस्तों 90 होना चाहिए। देखो ना लास्ट में बोला ना राइट एंगल, तो हम अपने कंस्ट्रक्शन के लिए हम एक और ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, और एक और ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये वाला साइड जो इसका PQ है वो उसको हम AB को इक्वल लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये कंस्ट्रक्शन याद रखना, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम PQ का वैल्यू किसको इक्वल लेंगे, AB को, और QR का वैल्यू
देखो ये पी क्यू हम किसको इक्वल लेंगे, ए बी को, और क्यू आर किसको लेंगे दोस्तों, ये देखो ये याद रखना, पी क्यू किसको, ए बी को, और क्यू आर किसको रहेगा, बी सी को। ये हम इक्वल लेंगे, और हम यहाँ पे जो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 का मार्क। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बस आप पाइथागोरस अप्लाई करो। ये देखो यहाँ पे, देखो ये अगर 90 का है तो पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर, आपको नॉर्मल आता है। देखो पी आर का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, अगर आपने मेरे सभी सम्स को देखा होगा तो आपको पता होगा। और आपको पता है यार पी क्यू हम किसको इक्वल ले रहे हैं, ए बी को, तो यहाँ पे ए बी आएगा। क्यू आर हम किसको इक्वल ले रहे हैं, बी सी को, बी सी आएगा। और ये दोनों हमारे गिवन में लिखा है दोस्तों, क्या है, देखो हमारे गिवन में लिखा है कि ए बी और बी सी किसको इक्वल है, ए सी को। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, ए सी। और फाइनली यहाँ पे देखो पी आर इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ए सी। ये दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पी आर इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ए सी हो गया। अब पी आर इक्वल टू ए सी हो गया, तो इससे ये पता चला कि जो पी क्यू था वो ए बी का इक्वल था, क्यू आर जो था वो बी सी को इक्वल था, और पी आर जो है दोस्तों ए सी को इक्वल है। मतलब ध्यान से देखो, मतलब ट्राइंगल का ये साइड इसको इक्वल, ये साइड इसको इक्वल, ये वाला साइड इसको इक्वल, मतलब ट्राइंगल के सभी साइड सभी को इक्वल हो गए। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को क्या हो गए दोस्तों, कॉन्ग्रेंट हो गए। सिमिलर मत लिखना, कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो मेरे पास पावर है कि मैं उसके हर एक एंगल को कॉन्ग्रेंट बता सकता हूं। तो इसलिए ये एंगल 90 है, तो मैं उसको ये वाले एंगल को इस वाले एंगल से कॉन्ग्रेंट बताऊंगा, और वहां पे रीजन क्या लिखूंगा, सी ए सी टी, याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों, 90। तो ये वाला भी एंगल कंफर्म डायरेक्ट बाय डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 90। तो ये वाला भी पार्ट हो गया, और 90 तो हमें प्रूफ करना था। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, एक बार अपने दिमाग पे बिठा लेना, पाइथागोरस अपोलोनियस थ्योरम भी मेरे हिसाब से अगर जो लोगों ने कल का मेरा लाइव सेशन देखा है उनके लिए तो बहुत ईजी है, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं। देखो गिवन में तो आपको पता है एम इज द मिड पॉइंट, वो लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट, डायग्राम भी सबको आता है ड्रॉ करने। प्रूफ में भी आपको पता है ए बी ए सी, और यहाँ पे ए एम, और यहाँ पे बी एम, देखो ये देखो सेम। देन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी पता है। अब देखो ये इतना बड़ा लाइन वाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये एंगल ले रहा हूँ, देखो ये वाला लिखो ही मत। देखो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पार्ट कैसे आता है, मैंने कल सम से एक लिया था, 4 मार्क्स का सम, उसमें मैंने आपको सिखाया था। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंगल, ये देखो ये एंगल, देखो ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस लग रहा है इस साइड में, तो ये वाला है। बस यहाँ पे आप एक लाइन क्या लिखोगे पता है, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल ए एम बी ग्रेटर देन 90। अब ग्रेटर देन 90 तो उसके बाद डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो। सर ये स्टेप्स कैसे लिखते हैं, अरे कल सिखाया ना। इसके सामने कौन सा साइड है दोस्तों, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, फिर इसमें कौन सा साइड आ रहा है, ए एम का स्क्वायर, फिर नीचे बेस क्या है, बी एम का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एम बी लिखा है। और मैंने क्या बोला कि जब भी ऑब्ट्यूस एंगल आता है ग्रेटर देन 90 तो अपन प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे देखो प्लस है। और मैंने क्या बोला है कि टू इंटू फिर बेस लेंगे, बेस ट्राइंगल का क्या है दोस्तों, बी एम है, और बाद में इनटू एक्स्ट्रा पार्ट क्या है दोस्तों, एम डी, तो एम डी लिया, हो गया। और सेम अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो सेम टू सेम अभी हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये वाला लेस देन 90 दिख रहा है, तो लेस देन अगर 90 है तो सेम वही, इसके सामने कौन सा साइड है दोस्तों, देखो इस ट्राइंगल के सामने साइड कौन सा है, ए सी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखो हाँ ये देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर, देखो ये वाला प्रूफ कैसे है, ध्यान से देखो, ए सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसका एक साइड क्या है ए एम, दूसरा साइड क्या है दोस्तों एम सी, और फिर माइनस लेंगे क्योंकि ये लेस देन 90 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल ए एम सी इज लेस देन 90। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम बेस लेंगे, बेस क्या है, एम सी है, और इनटू एक्स्ट्रा पार्ट में क्या लेता हूँ, एम डी हमेशा। देखो यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया। और अब ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, मतलब बी एम जो है दोस्तों किसको इक्वल होगा, एम सी को। तो जहां जहां पे बी एम है, एम सी है, अब देखो दोस्तों अगर मुझे अपोलोनियस चाहिए तो मतलब ये दोनों को ऐड करना है। हाँ, देखो ए बी और ए सी हमने ऐड कर दिया। देखो ये देखो अभी थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको एम सी दिख रहा होगा वहाँ पे मैं बी एम लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे एम सी है तो हमने क्या कर दिया, इसको एम बी लिख दिया, बी एम लिख दिया, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, बी एम लिख दिया। और तो मेन पार्ट अब हमारा ये हो गया। अब बस आप ये दोनों को ऐड कर दो, देखो ए बी और ए सी, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगा, हाँ देखो ये देखो दोनों को ऐड किया, ए बी और ए सी, तो देखो ए बी और ए सी स्क्वायर। देन इसके बाद ए एम और ए एम, 2am स्क्वायर, एम बी और एम बी, 2mb स्क्वायर, या तो 2bm स्क्वायर ले लो। और देखो ये वाला देखो प्लस 2bm md माइनस 2bm md, देखो अपोजिट साइन में और दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा।
तो भाई आ गया ना। अपोलिनस का क्यों इतना टेंशन लिया, अपोलिनस करके जाना है सबको। ये वाला लेता हूँ। देखो पिछले बार बोर्ड एग्जाम ने यही पूछा था, और भाई ये इतना सिंपल था, बहुत सारे बच्चों ने इसको बहुत लाइटली लिया इस थ्योरम को। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इतना लाइटली मत लो। देखो क्या बोला है, अब इसमें ना सर हमको, इसमें दो थ्योरम है, हमको समझ में नहीं आता सर कब क्या ले। देखो कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क ऑफ अ सर्कल, क्या लिखा है, कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। देखो सबसे पहले आप बीच में देखा करो, मतलब ये गिवन है, और जो लास्ट में है ना वो आपको प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट। देखो आप देखो कॉन्ग्रेंट आर्क, मतलब यहाँ पे आर्क जो है कॉन्ग्रेंट है, आर्क कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये डायग्राम ऐसे बना दो, मतलब ये देखो ये जो आर्क है, ये वाले आर्क को कॉन्ग्रेंट हमें क्या करना है, दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ए सी है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डी ई, या तो देखो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 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 गिवन में देखो क्या लिखा है, ए पी सी आर्क है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डी क्यू ई आर्क। देखो ये गिवन है, तो जो बीच में रहेगा वो आपका गिवन है। अब वो बीच वाले को मत पढ़ो और बाकी वाले पार्ट को पढ़ो, तो आपको पता चल जाएगा क्या प्रूफ करना है। द कॉर्ड ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब कॉर्ड कॉन्ग्रेंट हमें प्रूफ करना है, तो कॉर्ड इसको बोलते हैं ना भाई। तो देखो अब, और आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने के लिए नहीं आएगा, पूरा खुद से लिखना रहेगा, और बहुत सिंपल है। देखो अब देखो कॉर्ड हमने लिख दिया। अब आप बस क्या करो पता है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से बस आपको कॉन्ग्रेंट बताने आना चाहिए। कॉन्ग्रेंट बताने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। देखो ये वाला इस वाले को कॉन्ग्रेंट है, क्यों, रेडियो ऑफ सेम सर्कल, देखो नहीं, देखो पहला। फिर ये वाला इस वाले को कॉन्ग्रेंट है, दूसरी जोड़ी मिल गई। और दोस्तों ये तीसरा वाला एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि हमें आर्क सेम दिया है। अगर आर्क सेम दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल भी सेम होगा, तो तीसरा हमारा एंगल भी क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, क्योंकि आर्क जो है वो सेम है, कॉन्ग्रेंट है, तो ये एंगल भी क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। अब तीन जोड़ी हमें मिल गई, हमारा ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो गया बाय ऐसे एस टेस्ट। तो अब हमारे पास परमिशन है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है इस ट्राइंगल के, अब मैं साइड को इक्वल बताऊं या एंगल को, तो मुझे साइड को बताना। तो मैं बोल सकता हूँ कि AC जो कॉन्ग्रेंट है वो ED को कॉन्ग्रेंट है या DE को कॉन्ग्रेंट है, और बस यहाँ पे लिखना करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। हो गया, 1 मिनट में खत्म। अब देखो एक और इसमें का है, अब इसमें का प्रूफ हमारे बुक में नहीं दिया है, पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आपको कोई प्रूफ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस समझ के ले लो। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको समझ में आ रहा है कॉन्ग्रेंट कॉर्ड, मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये इसको इक्वल है, ये आपको गिवन समझ में आ रहा है। प्रूफ क्या होगा, करस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रेंट, मतलब हमें आर्क अब क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो ये सेम, बस आधे आप बहुत सारे लोगों को ना ये नहीं समझ में आता गिवन और प्रूफ। आगे क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, कर दो भाई। देखो ये वाला इस वाले को इक्वल हो गया, रेडियो ऑफ सेम सर्कल, ये वाला इस वाले को रेडियो ऑफ सेम सर्कल, और इसके अंदर गिवन में कॉर्ड भी गिवन दिया है दोस्तों, तो एक और साइड हमें दिया ही हुआ है, तो ये वाला इसको हो गया, और हमारा ट्राइंगल इस बार एस 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 टेस्ट से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। हमें क्या चाहिए दोस्तों, आर्क ना, तो पहले आप ये एंगल को इस एंगल से कॉन्ग्रेंट बता दो। और मैंने बोला जब ट्राइंगल अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है तो कौन सा भी एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो ये इस एंगल को हो गया। और अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये दोनों आर्क भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। हो गया, खत्म प्रूफ। तो भाई ये देख के जाना अच्छे से। हाँ, अब देखो ये छोटे मोटे थियरम्स हैं, मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए यार कैसे सम सॉल्व करते हैं, इनकेस कभी पूछ ले। देखो यहाँ पे टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, दो कॉर्ड्स अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टू सेगमेंट ऑफ ईच कॉर्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अदर सेगमेंट। तो दोस्तों आपको पता है AE इंटू EB आएगा और CE इंटू ED। आपने सम तो सॉल्व किया, तो ये तो आपको टू प्रूफ का तो कोई दिक्कत नहीं। गिवन भी आप लिख सकते हो कि कॉर्ड्स जो यहाँ पे दिया इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E, वो भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे, और ये बहुत एक्सट्रीम बहुत हार्ड पेपर आया तो इस तरह की चीजें आती है क्योंकि कभी पूछा नहीं जाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं और दो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ में आया, ये दो ट्राइंगल है। बस हमारा एम है कि दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, और सिमिलर इसलिए बताना है क्योंकि उसके साइड को प्रोपोर्शन में लेना है। जब मैं प्रोपोर्शन में लूंगा तो ही ये मुझे मिलेगा, तो समझ जाना कि भाई यहाँ पे सिमिलर बताना है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं बताया। अब दोस्तों अगर आप सिमिलर बताने के लिए दो जोड़ी चाहिए, तो एक तो आप यहाँ पे अपोजिट एंगल ले सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दूसरी जोड़ी आप और क्या ले सकते हो दोस्तों कि एंगल इंस्क्राइब इन अ सेम आर्क। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट ये वाला एंगल देखो, ये देखो ये वाला जो एंगल है इस एंगल को कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि इस वाले एंगल का एंडिंग पॉइंट देखो ये एंगल का एंडिंग पॉइंट ये है, और ये वाले एंगल का भी देखो एंडिंग पॉइंट C और B है। तो जब दोनों एंगल का एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो
तो मतलब वो दोनों एंगल सेम आर्क में आ रहे हैं। देखो ना भाई, ये वाला एंगल भी इसी आर्क में आ रहा है, और देखो ये वाला एंगल का भी आर्क यही है। तो ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों एंगल तो ट्राइंगल सिमिलर, उसके साइड को प्रोपोर्शनल हो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई, ये यहाँ पे भी देखो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में भी सेम फंडा है। देखो मैंने यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप पे फिलअप करके दिया है, मैं साइड हट जा रहा हूँ, इसको आप एक बार देख लेना, वही सेम फंडा है। ट्राइंगल को सिमिलर बताया, फिर प्रोपोर्शन में लिया, फिर सॉल्व किया है। तो याद से इसे आपको सॉल्व करना है। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ ये एक अच्छे से करके जाना, थ्योरम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये वाले पे रिस्क मत लेना, ये अच्छे से करके जाना। देखो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाएगी कि भाई टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, आपको तुरंत समझ में आएगा कि भाई टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम है। यहाँ पे जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इससे रिलेटेड हम सम भी सॉल्व करोगे, तो एक टेंजेंट होगा और एक सेकेंट होगा। तो देखो ई टी टेंजेंट है, और यहाँ पे ई ए बी जो है आपका सेकेंट है। तो आप गिवन में वही लिखोगे, ई टी segment ET is the tangent and segment EB is the secant passing through the circle at point intersect the circle at point A and B। बस वो लिख दो। टू प्रूफ में क्या करना है भाई, टू प्रूफ ये वाला है, ये थ्योरम अच्छे से करके जाना दोस्त। अब देखो यहाँ पे मैं साथ में आपको बताते भी जा रहा हूँ कौन से थ्योरम की रिक्वायरमेंट है, कौन से वाले की नहीं है। अब देखो यहाँ पे EAT है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ETB। तो मतलब आपको एक बाहर वाला ट्राइंगल लेना है। देखो इसको पहले ज्वाइन करना है कंस्ट्रक्शन से, याद रखना, इसको ज्वाइन कर देना। अब देखो यहाँ पे देखो बाहर वाला EAT, और दूसरा कौन सा है दोस्तों, ETB, मतलब बड़ा वाला। देखो मैंने बोल दिया, याद करवा दिया, ये वाला और फिर बड़ा वाला। अब इसमें एक जोड़ी तो आपको E वाला सेम दिख रहा है, कॉमन एंगल दोनों में E आ रहा है, तो वो हो गया। और दूसरा जोड़ी दोस्तों हमेशा याद रखना, ये वाला एंगल ये वाले एंगल को सेम होगा, ये हमेशा याद रखना, ये वाला एंगल ये वाले को सेम होगा। तो दूसरा दो जोड़ी आपको आ गया, आपका ट्राइंगल सिमिलर हो गया। उसके बाद ना आप डायरेक्ट ना ये प्रूफ लिख दो नीचे। और भाई मैंने आपको सिखाया है ET स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ET, यहाँ पे भी ET, और इसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे एक ये ले लो, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, EB हो गया। भाई ये तुरंत पूरा का पूरा ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये अच्छे से करके जाना है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये बीच के आप कर सकते हो, पर ये दोनों अच्छे से करना है। और इसके बाद अपोलिनियस अच्छे से करके जाना है, कन्वर्स भी अच्छे से करना है, मजाक में नहीं करना है। और बस इतनी चीजें अगर आप अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। अब देखो इंस्क्राइब के बारे में कुछ ऐसे बच्चे नहीं, सर हमें तो 100 आउट ऑफ 100 का हमारा सपना है ही है, तो भाई आप इंस्क्राइब भी देख के जाओ। और इंस्क्राइब बहुत सिंपल सा थ्योरम है, दिखने में बहुत हार्ड दिख रहा है पर बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले आपको पता है ये गिवन और टू प्रूफ तो पता है, टू प्रूफ तो सबको पता है दोस्तों। ये देखो ये, एंड जो सम सॉल्व करते हैं उनको पता है, तो मोस्टली इंस्क्राइब पे सम ही आता है, थ्योरम पूछा नहीं गया है, पर आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, AO को ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो AO, और उसको मैं AO को एक्सटेंड कर रहा हूँ और सर्कल पे इंटरसेक्ट करा रहा हूँ पॉइंट E पे, और मैं OC को भी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो देखो ये दो ज्वाइंट है। अब देखो ये दोनों को मैं जैसे ही ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि ये दोनों साइड सेम है, दिखाई दे रहा है ना भाई। ये देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, जो एंड सर्कल के एंड तक जाएगा और रेडियस है। अगर ये दोनों सेम है तो ये एंगल भी सेम है, तो मैं ये दोनों एंगल को एक्स लूंगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो तो सबसे पहले मैंने देखो दोनों साइड सेम बताया, दोनों एंगल सेम बताया, दोनों एंगल को हमने एक्स ले लिया। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, जो अगर इंस्क्राइब सॉल्व करने आ रहा है तो उसका मैथ्स तो बहुत अच्छा होगा। तो उसने पढ़ा है कि हमेशा ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इसके बाजू वाले एंगल को छोड़ के बचे हुए दोनों एंगल का प्लस है, तो ये एक्स और एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो देखो इसलिए यहाँ पे ये 2x लिखा है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2x है, ये देखो 2x है। तो यहाँ पे देखो EOC इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 2x। अब EOC अगर 2x है, देखो ध्यान से, अगर हमें देखो एंगल EOC अगर हमें 2x मिला है, तो आपको याद है मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि सेंट्रल एंगल हमेशा आर्क को सेम होता है। तो मतलब यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क EC जो है, देखो अगर ये 2x है तो इसके सामने वाला आर्क जो है वो भी 2x होगा, तो ये 2x होगा और 2x होगा, तो मैं 2 यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, तो ये 1/2 हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क EC 1/2, और यहाँ पे x बचेगा। और x हमने किसको लिया है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x हमने किसको लिया, OAC को लिया है। तो हम यहाँ पे x की जगह पे हम लिख सकते हैं OAC। तो देखो पीछे आ जाओ, देखो पीछे अगर आप आते हो, देखो पीछे अगर आप आते हो तो देखो यहाँ पे OAC लिखा है, दिखाई दे रहा है, OAC इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। अब अगर OAC हाफ है, अगर समझ में आई, और ये OAC अगर समझो ये
इस आर्क का आधा है, तो ये वाला भी सिमिलरली इस आर्क का आधा होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने सिमिलरली करके लिख दिया है, देखो यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया कि ये वाला भी आर्क का क्या होगा, आधा। बट अपने को क्या चाहिए, अपने को ये पूरा चाहिए दोस्तों, हमें ये आधा आधा से नहीं, हमें ये पूरा चाहिए। तो ये दोनों एंगल को आप प्लस कर दो, वैसे ये दोनों आर्क भी प्लस हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जस्ट प्लस किया है, प्लस वाला गेम है। देखो ये दोनों एंगल को प्लस किया है, वैसे ही सेम दोनों का आर्क प्लस हो जाएगा, हाफ हाफ कॉमन आ गया। ये दोनों एंगल को प्लस करके अपने को बीएससी वाला एंगल मिलेगा, मतलब देखो ना ये एंगल और ये एंगल, तो अपने को ये पूरा एंगल मिलेगा। वैसे ये दोनों आर्क को प्लस करेंगे तो बड़ा वाला आर्क मिलेगा, और बड़े वाले आर्क का नाम क्या है, बीएससी। और बीसी जो हमें चाहिए था, यहाँ पे देखो एक हाँ, ये देखो यहाँ पे अगर आप पीछे आ रहे हो, देखो बी ई सी, उसी को मैं बी डी सी भी लिख सकता हूँ, उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, बी डी सी। तो देखो पीछे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से देखो, आप मैंने यहाँ पे जो बताया, तो इस तरह से आप इंस्क्राइब में कुछ ना कुछ तो लिख के आ सकते हो। अगर बहुत ही डिफिकल्ट आया तो आपको इस तरह की चीजें पूछी जाएगी। और उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।